तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुकेश। तो बच्चों हैं ये क्लास जो हमारी रहने वाली है, तो ये फर्स्ट क्लास हमारी सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड रहने वाली भाई। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिग्नल्स क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या है, और न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम बात करें भाई सिग्नलिंग की, तो सिग्नलिंग होती क्या है? अगर हम बात करें सेल सिग्नलिंग की, तो हम बात करते हैं भाई सेल सिग्नलिंग। तो क्या होती है सेल सिग्नलिंग? कि किस तरीके से एक सेल इंटरेक्ट कर रही है किसी दूसरी सेल के साथ में। वो आपका क्या होगा, एक सेल जो इंटरेक्ट कर रही है दूसरी सेल के साथ में, या फिर वो इंड्यूस कर रही है दूसरी सेल को, उसे हम बोलेंगे सोर्स सेल। सोर्स सेल जो आपका सिग्नल रिलीज कर रही है, जो आपका सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है, रिलीज कर रही है, वो आपका सोर्स हो जाएगा। और दूसरी सेल वो जो उसने रिलीज किया है, उसको हम बोलेंगे क्या, उसका सिग्नल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सिंपल सा क्या है, ये कम्युनिकेशन है एक सेल का दूसरी सेल के साथ में। कि अगर हम बात करें भाई कि किसी भी एनवायरमेंट में ले लीजिए आप, कोई भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकता है, वो अपना रिएक्शन देगा। उसको मतलब बाहर से कुछ भी अगर इंडक्शन आएगा तो वो रिएक्शन देगा ही। तो आप बात कर लीजिए सिग्नल क्या हो सकता है आपका, कोई लाइट मॉलिक्यूल आपका सिग्नल हो सकता है, कोई केमिकल सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे इसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी में बात करें, हार्मोन्स आपकी बात करेंगे, तो हार्मोन्स क्या आपके केमिकल सिग्नल्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ कीमोकाइंस की, हम बात कर सकते हैं इंटरल्यूक्यून्स की, जैसे हम बात करें इंटरल्यूक्यून 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। जो इनको रिलीज कर रहा है उसे हम सोर्स कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और साथ साथ क्या है, कुछ जैसे आपका लाइट भी हो गया, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हैं, वो भी एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल आपका काम करते हैं, जैसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो बच्चों इसी सीरीज में हम देख लेते हैं भाई, क्या हम सिग्नल के बारे में देखने वाले हैं, उससे रिसेप्टर की बात करने वाले हैं कि क्या क्या रिसेप्टर होते हैं जो जिसमें वो सिग्नल आपका बाइंड करने वाला है। साथ ही हम न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर की बात करेंगे। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर सिंपल सी मैं बात करूं बच्चों, तो एक होता है हमारा सोर्स। सोर्स है क्या आपका? सोर्स वो मॉलिक्यूल या वो सेल है जो आपका सिग्नल को रिलीज कर रही है। मेरी बात समझिए आप? ये सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके सराउंडिंग में है वो आपका सोर्स होता है। जैसे अगर हम बात करें तो सन इज अ सोर्स, सन भी तो एक सोर्स है सिग्नल मॉलिक्यूल का, क्योंकि वो कौन सा सिग्नल रिलीज कर रहा है, आपका लाइट सिग्नल। अभी कई सारी जो हम बोलते हैं सिरकाडियन रिदम की, जब हम बात करते हैं सिरकाडियन साइकिल की बात करते हैं, जो हमारी स्लीप साइकिल है, उसको कौन डिपेंडेंट कर रहा है, वो लाइट से आपका क्या हो रहा है, लाइट का इंडक्शन मिल रहा है, लाइट का इंडक्शन नहीं मिल रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो आपका क्या हो सकता है सोर्स? सोर्स आपका एनीथिंग विच गिव्स सम सिग्नल, जो भी आपका कुछ सिग्नल को रिलीज कर रहा है उसको हम सोर्स कहेंगे। और सोर्स क्या रिलीज करने वाला है? सोर्स आपका रिलीज करेगा कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स को, सिग्नल मॉलिक्यूल। अब सिग्नल भाई कुछ भी हो सकता है। आपका सिग्नल हो सकता है कोई लाइट हो, लाइट आपका एज सिग्नल काम कर सकता है। आपका कोई केमिकल मॉलिक्यूल की हम बात कर सकते हैं, वो भी एज अ सिग्नल काम करता है। जैसे आपका एसिटाइल कोलिन की हम बात करें, तो वो भी क्या करने वाला है, न्यूरोट्रांसमीटर के केस में वो भी एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल काम करेगा। आप किसी हार्मोन की बात कर लो, आप टीएसएच की बात कर लो, तो टीएसएच क्या है आपका, वो भी आपका क्या एक सिग्नल मॉलिक्यूल हो सकता है। इवन अगर आप किसी चीज को टच कर रहे हो, आपने टच किया, तो आपको उससे भी कुछ सिग्नल स्टिमुलस मिल रहा है, तो वो भी एज अ क्या एज अ सिग्नल आपका काम कर सकता है। आपने कुछ ठंडा है, गर्म है, वो एज अ क्या कर रहे हैं, आपके एज अ सिग्नल दे रहे हैं आपकी बॉडी को, और वो सिग्नल आपका फर्दर कहां, वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपका सिग्नल क्या हो सकता है, आपका कोई भी सब्सटेंस जो स्टिमुलेट कर सके, एनी सब्सटेंस विच कैन स्टिमुलेट। जो आपका क्या स्टिमुलस प्रोवाइड कर सके, उसको हम सिग्नल कह सकते हैं। सिग्नल का मतलब है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, सिग्नल मतलब इशारा, कि हमने कहा दिया भाई 2 चाय ले आना, तो ये भी क्या है, सिग्नल ही तो है। अब ये क्या है, ऑप्टिकल सिग्नल होगा कि भाई उसने देखा मेरे को, मैंने बोला 2, तो वो 2 समझ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी आपका क्या हो सकता है, एज अ सिग्नल काम कर सकता है। दूसरा, अब आपका जो नेक्स्ट सेल है आपका, जो आपका रिस्पॉन्डर सेल होगा, इस रिस्पॉन्डर के पास आपका क्या होगा, इस रिस्पॉन्डर की आपकी क्या होनी चाहिए, इस रिस्पॉन्डर की आपकी कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कॉम्पिटेंस कब होगी? कि भाई मैंने अगर टीएसएच थायराइड हार्मोन रिलीज कर दिया, मान लीजिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी, टीएसएच क्या कर दिया, आपका पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया, तो वो सिर्फ एक्ट कर रहा है कौन सी सेल में जाके, आपकी थायराइड ग्लैंड के पास जाके। थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो सेल्स हैं उनके पास क्या है, वो कॉम्पिटेंट है। क्यों कॉम्पिटेंट है? क्योंकि उनके पास क्या होगा, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। समझ रहे हैं आप बात को? दिस इज रिसेप्टर।
क्लियर है आप लोगों को ये चीज? सिंपल सी बात है भाई कि कोई भी सिग्नल, सिग्नल क्या है मतलब इशारा, उसमें सिग्नल करना है, जो सिग्नल कर रहा है उसे हम सोर्स कर रहे हैं। सिग्नल आपका क्या हो सकता है, कुछ भी, आपका कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, जैसे हम एसिटाइल कोलिन की बात कर लें, या हम कोई लाइट हो सकती है, कुछ थिग्मो मतलब कुछ टच सेंसिटिव, टच आपने किया उससे भी आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, स्टिमुलस आ सकता है, वो भी एज ए सिग्नल काम कर सकता है। कुछ हार्मोन्स की हम बात करें, वो भी एज ए सिग्नल काम कर सकते हैं। तो दूसरा, वो जो सिग्नल है वो किसी रिस्पॉन्डर पे काम करेगा, रिस्पॉन्डर पे एक्ट करेगा। वो रिस्पॉन्डर आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस सिग्नल मॉलिक्यूल को प्रोसेस करने में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब कब वो प्रोसेस कर पाएगा, कब वो कॉम्पिटेंट होगा, जब उसके पास क्या होगा, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। क्योंकि आपने देखा है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है कि एक जगह से आपकी सिग्नल रिलीज हुआ या हार्मोन रिलीज हुआ, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है, ब्लड स्ट्रीम में फिर वो क्या करेगा, आपको सर्कुलेट करता है पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, एंड देन फिर जहां जहां उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जिन जिन सेल के पास उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वहां पे वो एक्ट करेगा। और वो एक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये रिस्पॉन्डर सेल क्या करेगी, ये रिस्पॉन्डर सेल आपकी रिस्पॉन्स करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये आपका रिस्पॉन्स करने वाला है। वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है आपका, कुछ प्रोलिफरेशन हो सकता है, कि सिग्नल मॉलिक्यूल आया, सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया, सेल ग्रो करने लगी, सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुका, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेशन। ये और क्या करा सकता है आपका, प्रोलिफरेशन के साथ साथ ये करवाएगा क्या आपका, कि जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस ला सकता है। आपका जीन एक्सप्रेशन करवा सकता है ये, अल्टरेशन इन जीन एक्सप्रेशन, कि हार्मोन आया उससे रिलेटेड जीन का एक्सप्रेशन करवा दे भाई। तीसरा, ये आपकी कुछ सेल की मॉर्फोलॉजी में चेंज करवा सकता है। कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ क्या हो सकता है आपका, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं भाई, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये आपके क्या हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं आपके रिस्पॉन्सेस, कि भाई आपका सिग्नल मॉलिक्यूल आया, सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया किस पे, उसके रिसेप्टर पे बाइंड किया, उसके बाद सेल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आए, वो मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है आपका, कि सेल प्रोलिफरेशन करने लग जाए, जेनेटिक एक्सप्रेशन, कुछ नए जीन का एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर दे, या आपकी बात करें कुछ मॉर्फोलॉजी में चेंज ले आए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये बेसिक सा कंसेप्ट है आपका किस चीज का, सिग्नलिंग का। और यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो हम बात करने वाले किस चीज की, कुछ केमिकल सिग्नल्स की बात करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी, हम यहाँ लाइट से बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर केमिकल सिग्नल्स की बात करने वाले हैं। अगर हम मोटा मोटी समझें भाई, तो अगर हम वैसा देखें, देखो दो तरीके की सिग्नलिंग होगी। एक तो आपके कुछ सेल्स ऐसे होंगे कि जिनके सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, बेसिक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, बस ये समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, आपका रिसेप्टर, रिसेप्शन वाला काम होगा। रिसेप्शन मतलब कौन सा वाला, रिसेप्शन मतलब वो नहीं कि भाई शादी का रिसेप्शन है, रिसेप्शन मतलब कुछ रिसीव करने वाला है, उसके पास कुछ क्या होगा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर पे आके क्या करेगा, आपका सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जो सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, सोर्स से रिलीज हुआ है, जैसे उसने बाइंड किया, यहां पर कुछ क्या होगा आपका, आपका ट्रांसडक्शन होगा। ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, रिले मॉलिक्यूल्स इन अ सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन पाथवे, कि एक मॉलिक्यूल इसमें कैसा होगा, आपका कास्केड पाथवे की तरह काम करने वाला है। जैसे आप देखते हो किस चीज में, आपने ब्लड क्लॉटिंग में देखा होगा कि कुछ फैक्टर एक आके दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट कर रहा है, या आप कह सकते हैं जब आपने एपोप्टोसिस देखा उसके इसमें ऐसे ही होता है, कास्केड पाथवे में काम हो रहा है। तो सेम पाथवे आपको यहां दिखने वाला है भाई, कैसे, कि आपका क्या होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके कहां पर, आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगा, सेकेंडरी मॉलिक्यूल को, जिसको हम सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं। फिर ये किसी दूसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरे को एक्टिवेट करेगा, और फाइनली क्या होगा, उसका रिस्पांस, वो फाइनली क्या करेगा, आपका एक्टिवेशन करवा देगा किस चीज का, ऑफ सेलुलर रिस्पांस, कि वो न्यूक्लियस में जाएगा, या सेल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन ले आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे सेल रिस्पांस करने वाली। और रिस्पांस कैसा होने वाला है, वो रिस्पांस आपका कैसा होगा, या तो फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस आ जाए सेल के अंदर, या सेल के अंदर क्या कुछ आपके मोर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, या सेल के अंदर कुछ जेनेटिक एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाए। ये सारे चेंजेस आपके किस वजह से आ रहे हैं, इस रिस्पांस, इस सिग्नलिंग पाथवे की वजह से। समझ रहे हैं आप बात को भाई? अब ये तो एक पार्ट हो गया जिसमें क्या है कि सेल का रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है आपका, दैट रिसेप्टर इज प्रेजेंटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो आपका मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा सकता है, तो आपका देख रहे हैं किस तरीके से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये आपका कहां हो रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है।
सब बेसिक्स आइडिया ले लीजिए, आपको आगे मैं डिटेल में इसको बताने वाला हूं। क्लियर है भाई? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल सा एक सेल होगा सोर्स सेल, या सोर्स सेल बोले या सोर्स होगा, जो सोर्स क्या करेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। वो सिग्नल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर सेल में। कौन सी सेल में? जो आपकी कॉम्पिटेंट सेल है। कॉम्पिटेंट क्यों है भाई? क्योंकि उसके पास उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे आपका टीएस है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज तो हो गया, बट वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो किडनी सेल में बाइंड कर जाए। वो बाइंड कर रहा है इसकी कॉम्पिटेंट सेल में। कौन सी कॉम्पिटेंट सेल? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड के ऊपर कैसे, क्यों कॉम्पिटेंट है? क्योंकि उनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। किस चीज का? टीएसएच रिसेप्टर प्रेजेंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होने वाला है। मेरी बात क्लियर आप लोगों को? चलिए आ जाइए थोड़ा सा इसको आगे आगे डिटेल में देखते हैं भाई। अब देखो हमने बात करी कि सिग्नलिंग हो रही है या सेल सिग्नलिंग हो रही है, सेल का कम्युनिकेशन हो रहा है। इस कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है भाई? क्योंकि अब देखते हैं आप, चाहे आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, या प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं, तो आपस में क्या, अपने सराउंडिंग का आपको क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। बोलते हैं ना, अपने आपके आपके एनवायरनमेंट का बिल्कुल परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सेल ग्रो कर रही है, मान लीजिए किस तरीके से वहां पर कंडीशन, अगर अगर आपकी मान लीजिए कोई सिंगल सेल है, कोई बैक्टीरिया है, वो ग्रो कर रहा है किसी कल्चर में, उसको पता होना चाहिए कि हमारी डेंसिटी कितनी हो गई है, ओवर हम क्या ना करें, ओवर ग्रोथ ना हो जाए। तो आप देखते हैं कुछ तरीके से, आप देखा होगा आपने, जब आप सेल कल्चर करते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक सेल डिवाइड करेंगी, उसके बाद सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, एक सेल का क्या हो चुका है, आपका डेंसिटी बहुत ही हाई हो जाती है। तो इन सब चीजों को, यहां हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें कि भाई मेरी किडनी को, सॉरी मेरी आपकी पैंक्रियास को कैसे पता चले कि ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है? इसके लिए सिग्नलिंग है। आपने देखा होगा कि आपका ब्रेन में क्या कुछ ग्लूकोज सेंसर प्रेजेंट है, आपके सेल के अंदर कुछ सेंसर प्रेजेंट है, ग्लूकोज सेंसर प्रेजेंट है, जो क्या करने वाले हैं कि इंस्ट्रक्शन देंगे किसको, आपकी पैंक्रियास को, कि भाई ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो चुका है, आप क्या करो, आप आपका इंसुलिन का सेक्रेशन स्टार्ट करो। मेरी बात समझ रहे हैं? यस, सपोज आप मान लीजिए आपने कोई गर्म चीज टच कर ली, तो आपका हाथ झट से हट जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्यों रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन ने सिग्नलिंग करी, सेल सिग्नलिंग हुई, सेल का कम्युनिकेशन हुआ कि भाई ये हमारे लिए क्या है, एक खतरा है। आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है मान लीजिए, तो क्या होगा, आपकी जो सेंसरी सेल्स है, उन्होंने सेंस करना है ग्लूकोज लेवल आपका कम हो चुका है, तो वो क्या करने वाले हैं, वो आपका इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं आपकी पैंक्रियाटिक सेल को या पैंक्रियास को। पैंक्रिया में कौन सी अल्फा सेल को आपका इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई आप क्या करो, आप ग्लूको नियोजेनेसिस करवा लो या ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा लो, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो। या सिंपल सी बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आप कहीं पहाड़ पे चले गए, आप हिली एरिया में चले गए, तो आपको वहां पे हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है कि आप ऑक्सीजन का लेवल कम होता है पहाड़ों पे, तो आप क्या होगा, आपकी सेल को पता चल रहा है कि भाई ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो वो क्या कर, इथ्रोपोइटिन का एक्सप्रेशन करवा देता है, ताकि आपकी क्या आरबीसी का मोर प्रोडक्शन हो सके और आपका हेमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो पॉसिबल हो पाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई? अब देख लीजिए सिग्नलिंग दो तरीके से हो सकती है, कि एक तो मैं उसको जगा के बोलूं कि भाई क्या कर रहा है, ये काम करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कैसा हो जाएगा, वो आपका डायरेक्ट सिग्नलिंग होगी, कि भाई मैंने उसको बिल्कुल टच करके मैं उसको हिला हिला के बोल रहा हूँ कि भाई अब जाग जाओ, टाइम हो चुका है सीएसआर का, फिर से क्या, अब आपका दिसंबर वाला सेशन स्टार्ट हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा सेशन क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि मैं दूर से बोलूं, कि मैंने सिग्नल क्या कर दिया, मैंने बोला यहां से, मैं विदाउट टच, मतलब मैं उसको जगा नहीं रहा हूं, मैं दूर से बोल रहा हूं कि भाई इस तरीके से ऐसा होना चाहिए। वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट सिग्नल, कि आपस में कोई ऐसा क्या है, फिजिकल टच नहीं है। आपका क्या हो रहा है कि आपके दूर से सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किया, वो रिलीज करके वो सिग्नल मॉलिक्यूल तक पहुंचेगा और अपना इंपैक्ट पहुंचाने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी के बेसिस में हम बात कर सकते हैं भाई, एक होती है आपकी जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में क्या है आपका, ये एक तरीके से आपकी डायरेक्ट सिग्नलिंग है। डायरेक्ट मींस आप दोनों सेल को क्या करना पड़ेगा, आपस में टच। टच मतलब कैसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर देखेंगे आप कि रिसेप्टर इज प्रेजेंटेड ऑन दी, रिसेप्टर नहीं सॉरी, यहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल बोलूं, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको हम लाइगेंड भी बोलते हैं। लाइगेंड आपका कहां प्रेजेंट है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, किसके, आपकी सोर्स सेल के ऊपर आपका सिग्नल आपका प्रेजेंट है। क्या है वो, मेम्ब्रेन बाउंड है। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड है, और रिसेप्टर तो आपको पता ही है भाई ऑलरेडी क्या होता है आपका, आपका मेम्ब्रेन बाउंड ही है। तो अब क्या होगा कि सेल को आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आना पड़ेगा, सेल को क्या करना पड़ेगा, आपस में टच करना पड़ेगा। जब वो टच करेंगे तब जाके क्या हो पाएगा कि उसको सिग्नल मिलेगा। मेरी बात समझे? तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और रिसेप्टर भी आपका कहां पर, आपकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहने वाला है। क्लियर? इसी उसमें देखिए आप, दूसरा क्या है आपका, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। भाई ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या है, इसको हम डिटेल में देखें, बस एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की मैं बात करूं तो ये क्या है, आपका सोर्स सेल है,
दिस इज आवर सोर्स सेल। अब सोर्स सेल क्या करने वाली है, सोर्स सेल सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगी, कहां, आउटसाइड द सेल। अब सिग्नल क्या हो गए आपके, सिग्नल रिलीज हो गए। ये जैसे मान लीजिए कोई साइटोकाइन सेल ने रिलीज कर दिया, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। साइटोकाइन रिलीज हो गया, बट उसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, उसी सेल के ऊपर प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये रिसेप्टर, ये सिग्नल आपका कहां प्रेजेंट हो सकता है, इस सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। और ये सेल कैसी, इस जैसी कई सारी सेल्स होंगी। मेरी बात समझिए कि अगर हम बात करें किसके, टी सेल की अगर हम बात करें, टी लिम्फोसाइट की बात करें, तो टी लिम्फोसाइट आपका एक साइटोकाइन रिलीज करता है, दैट इज इंटरल्यूकिन IL-2। समझ रहे हैं आप बात को, ये इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है कहां, आउटसाइड द सेल, और इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके खुद के सेल के ऊपर। अब आप इससे क्या समझ रहे हैं कि भाई आपकी, मान लीजिए इसको कौन सी सेल है आपके, टी लिम्फोसाइट है। क्या है आपकी, टी लिम्फोसाइट। मान लीजिए टी लिम्फोसाइट सेल ने क्या कर दिया, कोई साइटोकाइन रिलीज किया, उस साइटोकाइन के रिसेप्टर आपके कहां प्रेजेंट है, उसी सेल के ऊपर प्रेजेंट है। बट आप समझ लीजिए कि भाई एक बॉडी के अंदर या उस एरिया में क्या एक ही टी लिम्फोसाइट होगी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना भाई, वहां पर कई सारी सेल्स होंगी, कैसी, टी लिम्फोसाइट। अब ये जो आपका कौन सा है, इंटरल्यूकिन जो 2 है, या जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये ऐसा थोड़ी ना कि इस सेल से रिलीज हुआ सिर्फ इसी पे बाइंड कर देगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर किस में प्रेजेंट होंगे, कोई दूसरी सेल भी वहां पर प्रेजेंट होगी, कौन सी, आपके टी लिम्फोसाइट, उस पर वो बाइंड कर जाएगा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नल। मेरी बात समझ रहे हैं कि एक ही तरीके के सेल ने सिग्नल रिलीज किया, उसी तरीके की सेल पे वो क्या कर रहा है, वो सिग्नल बाइंड कर रहा है, तो क्या हो गया आपका, दैट इज आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है ये चीजें। अब दूसरा आ जाओ भाई, आप क्या चीज, आप पैराक्राइन रिसेप्टर की बात कर सकते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन में क्या होता है आपका, कि एक टाइप की सेल है, सेल ए कह सकते हैं हम इसको, और एक आपकी दूसरी तरीके की सेल है आपकी सेल बी। मेरी बात समझिए कि दो अलग अलग सेल हैं आपके, जो आपका सोर्स है और जो आपका कौन है, जो आपका रिस्पॉन्डर है, वो दो अलग अलग टाइप की सेल हैं। यहां पर क्या है आपका, जो सोर्स भी है और जो रिस्पॉन्डर भी है, वो सेम टाइप की सेल है। मेरी बात समझे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है इस केस में, कि कोई टाइप ए सेल है जो सोर्स है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है, और वो किसी टाइप बी सेल में क्या कर रहा है आपका, वो रिसेप्टर बाइंड कर दे रहा है। मेरी बात समझे हैं? कि क्या होने वाला है कि सेल ए सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है, उसका रिसेप्टर या उसका जो रिस्पॉन्डर है वो कोई दूसरी तरीके की सेल है, वो आपकी क्या है, आपकी सेल बी है। तो आप इस तरीके की सिग्नलिंग को हम क्या बोलने वाले हैं, इस तरीके की सिग्नलिंग हम बोलेंगे क्या चीज, पैराक्राइन सिग्नलिंग। सही है। अब इसी उस एडवांसमेंट में अब देख लीजिए होता क्या है, कि ये आपका जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग हो, आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो, आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग हो, ये कैसी सिग्नलिंग है आपकी, ये बहुत ही लिमिटेड। क्योंकि यहां पर क्या आपका जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो आपका क्या करेगा, वो आपका परकोलेट करेगा, ये मूव करेगा वो। तो ये क्या करता है, आपका ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाता है, मतलब ये बहुत ही लोकलाइज सिग्नलिंग हम इसको बोलते हैं, कि बहुत ही लोकल एरिया में ही क्या कर पाएगा, ये अपना इंपैक्ट डाल पाती है। मेरी बात समझिए। दूसरा, अब भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आपका क्या है, थायराइड ग्लैंड मान लीजिए, कहां है आपकी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहीं आपकी यहाँ प्रेजेंट है, और आपकी आप बात करें पैरा, आपकी जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहीं यहाँ प्रेजेंट होगी, या आपकी एड्रेनल ग्लैंड की बात कर लो, एड्रेनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने वाली है। अब यहाँ पर तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं रही है, यहाँ पर क्या है आपका, बहुत दूर दूर तक आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल को पहुंचाना है। तो इस केस में आप क्या देखेंगे, इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा, कि जो आपकी सोर्स सेल है, समझ रहे हैं आप, सोर्स क्या है, सोर्स वो सेल जो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करने वाली है, रिलीज करने वाली है, या उसको क्या करने, एक्सप्रेस करने वाली है। समझ गए बात को, रिलीज क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने कई जगह में क्या देखा है, कि आपकी जक्स्ट्राक्राइन सिग्नल की भाई सिग्नल जो लाइगेंड है आपका, वो उसकी सरफेस पे क्या है, बाइंड है, वो रिलीज नहीं हो रहा है। दूसरा, एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन में क्या होगा आपका, एंडोक्राइन कुछ ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, आपका सिग्नल रिलीज करेंगे कहां पर, या इनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं ना? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है आपका, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो कहां पर होती है, उनके पास डक्ट होती है, वो डक्ट पे कुछ रिलीज करेंगे, एंड देन उसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, आपका सिग्नल मॉलिक्यूल, या हम एंजाइम्स की बात करें या कोई हार्मोन की बात करें, वो रिलीज होते हैं। बट आप एंडोक्राइन की बात करते हो, डक्टरलेस आपका क्या होती है, ग्लैंड्स हैं, ये आपका सिग्नल मॉलिक्यूल को डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिलीज कर देती है कहां पर, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देंगे, ब्लड में इसको रिलीज कर देंगे। अब ये ब्लड आपका क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और जहां जहां इसकी रिस्पॉन्डर सेल होंगे, मैंने बताया आपको रिस्पॉन्डर सेल कौन सी हैं, जिनके ऊपर इनका रिसेप्टर प्रेजेंट है, वही सेल रिस्पॉन्डर है। अब देखिए
या उसको कॉम्पिटेंट सेल भी बोल रहे हैं। इसके टारगेट सेल पे क्या होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वो हार्मोन आपका बाइंड करने वाला है किस चीज पे, उसके रिसेप्टर पे, एंड देन फिर क्या करेंगे, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें, जो आपका प्रोलिफरेशन कह लें, एंजाइमेटिक चेंज कह रहे हैं, आपका फिजियोलॉजिकल कुछ चेंज है, कुछ मैकेनिकल चेंज है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, वो उसका क्या है, रिस्पॉन्स है, वो उसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा कब, जब उसका सेल क्या है, रिस्पॉन्डर, आपकी रिस्पॉन्डर सेल है, उसको उसका रिसेप्टर या उसका सिग्नल मॉलिक्यूल जब मिल जाएगा। क्लियर है भाई ये चीजें, ये बहुत बेसिक आइडिया है, ये आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं भाई थोड़ा डिटेल में किस चीज की, तो जो पहले तरीके की सिग्नलिंग आपकी रहने वाली, दैट इज आपके डायरेक्ट सिग्नलिंग, जिसको हम जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग भी बोल रहे हैं, जक्स्ट्राक्राइन इंटरेक्शन भी बोलते हैं ना, सिग्नलिंग में इंटरेक्ट करना। तो इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा है, डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग, क्योंकि आपका क्या है, इसकी सेल को और सेल, दो सेल को आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे आना पड़ेगा, उन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा भाई, जगाना पड़ेगा, टच करके क्या होगा वहां पर, ये सिग्नलिंग पॉसिबल है। समझ रहे हैं आप बात। नेक्स्ट इसके रिक्वायरमेंट की बात करें तो भाई फिजिकल कांटेक्ट है, क्योंकि ये सारे कैसे है, कुंभकर्ण टाइप हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको जब तक आप हिला के जगाओगे नहीं, इनको पता नहीं चल रहा है। मेरी बात को मैं लाइट वे में बोल रहा हूं, बट आप समझिए कि फिजिकल कांटेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, बहुत ही मैंडेटरी है। अगर ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगी तो भाई सिग्नलिंग पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, जो लाइगेंड एंड रिसेप्टर आपके बोथ कैसे हैं, आपके ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन में धसे हुए, तभी तो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपका आपका क्या रहने वाला है, जो सिग्नल है, जो आपका लाइगेंड है या जो आपका रिसेप्टर हो, दोनों आपके ट्रांस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में ऑलरेडी आपके धसे हुए हैं, मतलब एंकर्ड हैं ये इन दी सेल मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं भाई, कुछ आप देखने वाले डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या चीज, आप डेल्टा नॉट सिग्नलिंग देखोगे, जिसमें आपका किसका, आप जब सी एलिगन का आप डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे, अभी हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं बच्चों, इसको हम मैं वहां पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने आपको, एक डेल्टा नॉट सिग्नलिंग है। डेल्टा नॉट सिग्नलिंग कैसी सिग्नलिंग है, आपकी जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें क्या होंगे, दो सेल्स आपस में क्या रहेंगे, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। दोनों का लाइगेंड की बात करूं, रिसेप्टर की बात करूं, तो दोनों आपके ट्रांस मेम्ब्रेन हैं, आपके एंकर्ड हैं किस चीज में, आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर। क्लियर। दूसरा, जैसे आपका लैक टू लिट 12, हम वहां डिटेल में देखने वाले, कहां पर, आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ऐसे ही कुछ इम्यून सेल्स होती हैं आपकी, जो आपकी एपीसीज हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन जो जब होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग कुछ सेल्स होती हैं, इसको हम इम्यूनोलॉजी में देखेंगे, बस आप नाम को थोड़ा सा ऐसा रहे कि आपको ध्यान में रहे। इम्यून सेल्स जो आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन है, वो आपका एमएससी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, और टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर का आप क्या देखने वाले हो, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, वहां पर भी आप देखने वाले हो। ये दो एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपके। एक तो आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जहां पर आप क्या देखोगे कि कौन सी सेल एंकर सेल बनने वाली, कौन सी आपकी वीपीसीज, बल्वा प्रिकर्सर सेल बनने वाली है, वहां पर आपका डेल्टा नॉट सिग्नलिंग आपका काम करने वाला है। दूसरा, जब हम इम्यूनोलॉजी में बात करेंगे कि भाई क्या करना है, एंटीजन को प्रेजेंट करना है, बताना है कि ये आदमी क्या है आपका, ये ही आपका क्या है, दुश्मन है, बाकी सेल्स को बताना है ना, तो वहां पर आप क्या देखोगे, आप एमएससी और टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर वाला आप केस देखने वाले हो। तो इसको वहां ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बस यहां पर आपको सिर्फ एक बेसिक बैकग्राउंड आपको होना चाहिए भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखो दूसरी तरीके की सिग्नलिंग आएगी, भाई मैं कैसा हूं, बहुत दूर से आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो आपकी कैसे इनडायरेक्ट सिग्नलिंग, मेरे को किसी को जगाने की, मुझे फिजिकल टच की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस केस में हम क्या देखने वाले हैं, जो सेल सिग्नलिंग है आपकी, ये विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की, आपको आपको क्या है, अब ऐसा नहीं है भाई कि पिट्यूटरी ग्लैंड दौड़ती हुई जा रही है कहां पर, एड्रेनल ग्लैंड के पास, कि भाई रिलीज करो, एसीटीएच आ चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं। इस केस में क्या होने वाला है कि बहुत दूर से आपकी पिट्यूटरी अपने ऑफिस में बैठी हुई है, पिट्यूटरी सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किया, कौन सा, टीसीएच, सॉरी एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज किया, वो आपके किडनी में बाइंड करेगा, किडनी में नहीं सॉरी, एड्रेनल ग्लैंड में, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो एड्रेनल ग्लैंड में बाइंड करेगा, और अपना जो इंपैक्ट है उसका, जो हार्मोन्स उसने रिलीज करने, चाहे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गए आपके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गए, इनको अपना अपने हिसाब से क्या करने वाला है, रिलीज करने वाला है। दूसरा, जो आपका यहाँ पर क्या, आपका नो फिजिकल कांटेक्ट, कुछ आपको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। सेकंड, जो लिगेंड है आपके कैसे होंगे, आपके सेक्रेटरी होंगे, वो ट्रेवल करेंगे कहां से, एक जगह से दूसरी जगह। किस केस की बात कर रहा हूं, आपके इनडायरेक्ट सिग्नलिंग की। और जो आपका रिसेप्टर है, वो या तो आपका मेम्ब्रेन में, ये वो आपके क्या होगा, सेल में प्रेजेंट होगा, या वो सेल सरफेस में प्रेजेंट होगा, या वो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, या आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाला है। आगे देखिए, अब इसके एग्जांपल की बात करूं, तो जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है भाई, ये आपकी कैसी है, आपकी लोकल सिग्नलिंग है। जैसे आपका वेंट की बात कर रहे हैं, हेजहॉग की बात करें, इसको हम यहाँ पे जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो वेंट सिग्नलिंग, आप हेजहॉग सिग्नलिंग, वहां पर हम डिटेल में देखना। बस आपको जस्ट क्या करना है कि आपको एक बार थोड़ा सा नाम से आप अवेयर हो जाए, कि जब मैं वहां पर वेंट बोलूं, हेजहॉग बोलूं, तो आपको बेसिक सा आइडिया होगा कि भाई क्या बात चल रही है, सिग्नलिंग की कुछ बात चल रही है। क्लियर। ऐसे आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें,
आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो आपके ब्लड में रिलीज होते हैं, लाइक आपका इंसुलिन की बात करूं, आपका एड्रेनालिन की बात करूं, या बहुत सारे हार्मोन, आपका आपका क्या होगा, एसीटीएच हो गया, आपका पीटीएच हो गया, पैराथायराइड, कैल्सिटोनिन हो गया, जितने भी हार्मोन है आपके वो पहले ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, और ब्लड में रिलीज होने के बाद क्या होंगी, जो उनकी रिस्पॉन्डर सेल हैं, जो उसको कॉम्पिटेंट सेल हैं, जिनके पास उनके रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो अपने क्या करेंगे, उस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे और फर्दर अपने अपनी सेल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस लेके आएंगे। क्लियर? अब देखिए क्या दूसरा आपका क्या आता है, आपका एक सिनेप्टिक सिग्नलिंग आती है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होता है, आपके आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन का एग्जांपल ले लीजिए। एसिटाइल कोलिन क्या होगा, आपने देखा होगा क्या होता है, आपका एक सेक्रेटरी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या कर रहा था, सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट है, और उस सिनेप्टिक वेसिकल्स से क्या होता है, आपका जो ये मॉलिक्यूल है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, आपका एसिटाइल कोलिन, वो रिलीज होगा और किसी दूर दराज की सेल में, दूर दराज तो नहीं बोले पर किसी दूसरी सेल में क्या करेगा, वो बाइंड करने वाला है। इसको हम कभी कभी क्या करते हैं, सिनेप्टिक जो नर्वस सिस्टम है आपका, सिनेप्टिक, या हम बोलते हैं इसको न्यूरो सिग्नलिंग, सिनेप्टिक बोलूं, या हम बात कर सकते हैं इसके न्यूरल सिग्नलिंग भी हम बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको कई जगह आप देखने वाले हो, इसको क्या है, एक अलग ही कैटेगरी में भी रख दिया जाता है, कि जैसे आपका न्यूरॉन्स हो गए आपके, तो न्यूरॉन्स का क्या होगा, आपका ये आपका एक्सॉन टर्मिनल होगा, एक्सॉन टर्मिनल में आपके क्या होने वाले हैं, आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या है आपका सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है आपके। इसको और डिटेल में आगे देखना है, तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, और किसके अंदर प्रेजेंट है, आपका सिनेप्टिक सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है, इसका क्या कह सकते हैं, इसका एक्सॉन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कुछ मैंने डायग्राम बहुत ही उम्दा बना दिया है, बट आप बेसिक से समझ लीजिए कि न्यूरॉन का क्या है, आपका एंड टर्मिनल है। न्यूरॉन के एंड टर्मिनल में आप देखेंगे क्या होती है, कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। जैसे आपके क्या होने की सिग्नलिंग आएगी, इसको भी हम नर्वस सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे तो हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम वहां पर एक्शन पोटेंशियल जब देखेंगे हम लोग, तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके कई सारी क्या है, आपकी सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होती है, तो ये क्या है, और आपकी यहीं पर क्या होगी, कोई दूसरी सेल प्रेजेंट होगी, तो इसका क्या है, ये डेंड्राइट्स वगैरह प्रेजेंट है, और इस एरिया को हम बोलते हैं क्या चीज, आपका आपका ये एरिया हो गया आपका कुछ ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स किसको बोल रहे हैं, वो जो जंक्शन बना हुआ है किसके बीच में, न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में हो सकता है। कभी कभी आप देखोगे कि ये न्यूरॉन, ये तो आपका न्यूरॉन हो गया है, कभी कभी ये क्या है आपका, यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी होते हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा, न्यूरो जंक्शन, कि आपको जो जंक्शन होने वाला है वो एक न्यूरॉन के बीच में और किसी मसल सेल के बीच में भी हो सकता है ना, एक तरीका ये हो गया। कहीं कहीं पे आप क्या देखने वाले हो कि भाई वो न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में है। मेरी बात समझिए आप, तो क्या हो रहा है, एक टाइम पे आपका क्या हो रहा है कि न्यूरॉन न्यूरॉन मतलब एक ही तरीके की सेल के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर ये सिनेप्टिक वेसिकल से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, मान लीजिए वो बाइंड कर रहा है किसी न्यूरॉन के ऊपर, तो किस तरीके की सिग्नलिंग हो गई है, वो आपकी कैसी होगी, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गई है, क्योंकि उसमें क्या है, तो न्यूरॉन के बीच में हो रहा है। और कभी कभी आप देखोगे कि एक न्यूरॉन ने सिग्नल रिलीज किया, वो कहां बाइंड कर रहा है, आपके मसल सेल के बीच में बाइंड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं क्या, पैराक्राइन सिग्नलिंग। मेरी बात समझे आप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है बच्चों? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास हमारे नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो आप उस वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उस क्वेरी को पूछ सकते हो। मेरी बात समझे आप, कि न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में भी आपकी सिग्नलिंग होती है, जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। कभी कभी आप देखो न्यूरॉन और मसल के बीच में भी होता है, क्योंकि आपका क्या होता है कि हमारी जो सिग्नल जा रहा है, मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, किसके बेसिस पे हो रहा है, कि दिमाग ने, न्यूरॉन ने सिग्नल रिलीज किया और कहीं पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इंपैक्ट आ रहा है। मेरी बात समझे हैं आप बात को? तो हमने देख लिया भाई ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, इसी में हमने देखा पैराक्राइन सिग्नलिंग, हम देख चुके हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, और हमने थोड़ा बहुत क्या है, न्यूरोनल सिग्नलिंग की हमने बात कर ली। तो तीन चार तरीके के क्या है आपके सिग्नलिंग के पाथवेज है। आइए अब आगे डिटेल में देख लेते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट सिग्नलिंग की हम बात करें, तो वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं भाई ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है,
पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है और आपकी एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। समझ गए आप बात को? दो तरीके की सिग्नलिंग हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाली डायरेक्ट सिग्नलिंग, एक आपके इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग हमने बताई जुक्सटाक्राइन सिग्नलिंग, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आना बहुत जरूरी है। दूसरा हम इनडायरेक्ट सिग्नलिंग की बात करी, जिसमें हमें पता है ऑटोक्राइन के खुद ही ने सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज किया, उसके रिसेप्टर उसी के ऊपर प्रेजेंट है, उसी के ऊपर प्रेजेंट है या उस जैसी सेल के ऊपर प्रेजेंट है। सेकंड, पैराक्राइन सिग्नलिंग कि सोर्स सेल ने सिग्नल रिलीज किया और जो रिस्पॉन्डर सेल है वो अलग अलग है भाई। यहां पर आप देख सकते हो कि एक सेल ने सिग्नल रिलीज किया लेकिन उसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, किसी दूसरी सेल के ऊपर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग। बट ये कैसे है, आपकी लोकलाइज सिग्नलिंग है, एक ही बहुत ही क्या कर रहा है आपका लोकल एरिया में सिग्नलिंग हो रही है। तीसरी तरीके की सिग्नलिंग आपके एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ये बहुत डिस्टेंस वाली है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपका एसीटीएच रिलीज हुआ पैराथायराइड सॉरी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से और वो बाइंड कर रहा है आपकी एड्रेनल ग्लैंड पे। ये बेसिक सा कांसेप्ट है, इसको आप डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो पहला आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो सेल इटसेल्फ रिलीजेस सिग्नल मॉलिक्यूल, कि सेल ने अपना रिलीज किया सिग्नल मॉलिक्यूल और इसके रिसेप्टर आप बात करेंगे तो इसके रिसेप्टर क्या है, इसके ऊपर ही प्रेजेंट है। और कई सारे साइटोकाइंस के केस में आप ये इस तरीके की सिग्नलिंग देखने वाले हो। दूसरा, जो सिग्नल है वो बाइंड बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है इट्स ओन सेल सरफेस रिसेप्टर, कि उसी की सेल के ऊपर वो रिसेप्टर प्रेजेंट है। तीसरा, ये आपके बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है, कि मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी सिग्नलिंग, ये बहुत ही लोकलाइज सिग्नलिंग होती है। मेरी बात समझे? क्या है इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये सिग्नल का क्या क्या फंडा है, एक तो क्या है कि इस जो इसने सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज किया, जो आपकी सोर्स सेल है और जो आपकी रिस्पॉन्डर सेल है वो सेम होने वाली है, सेम होने वाली है या सेम टाइप की सेल होने वाली है। मेरी बात समझे? इसको मैं आगे आपको एक एग्जांपल के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। दूसरा, ये आपका जो इसका सिग्नलिंग है, ये बहुत ही क्या है आपका शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग है भाई। ऐसा नहीं है कि ये आपके कहां आपके ब्रेन से रिलीज हो जाए और आपके एड्रेनल ग्लैंड तक पहुंच जाए, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एंडोक्राइन सिग्नलिंग चाहिए। ये बहुत ही लोकलाइज सिग्नलिंग है। आप देखोगे कि आपको जैसे मच्छर ने काट दिया, किसी चींटी ने काट दिया, आप छोड़िए, आप ब्लड क्लॉटिंग की बात कर लो। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, लोकलाइज, कि जहां पर आपका कट लगा है वहीं पर आप क्या हो रहा है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, कि आपको चींटी ने मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो आपने देखा वहीं पर रेडनेस सी हो जाती है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो बहुत ही कैसा सिग्नलिंग है वहां पर, आपकी लोकलाइज सिग्नलिंग, आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग वहां पे आपकी काम कर रही है। ये दूर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको क्या काट दिया कि पूरे शरीर में क्या होगा, फोड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। ये इस तरीके से रेडनेस पूरी बॉडी में नहीं आएगी, एडिमा पूरी बॉडी में नहीं आएगी। तो ये कुछ क्या है आपका लोकलाइज क्या है आपकी सिग्नलिंग के पाथवेज है। इसके एग्जांपल देखिए भैया आप क्या हो रहा है, देखो टी लिम्फोसाइट की बात करूं, है ना, एक एग्जांपल इसका बेहतरीन एग्जांपल आपका टी लिम्फोसाइट में। तो आपका इंटरल्यूकिन 2 क्या है, आपका एक सिग्नल मॉलिक्यूल है और ये स्टिमुलेट करता है आपका किस चीज का, सेल के प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब सेल डिवीजन, ये इंड्यूस करवा देगा क्या कि भाई एक सेल टी लिम्फोसाइट से आप 1 से 2 हो जाओ, 2 से 4 हो जाओ। ये क्या कर रहा है आपका प्रोलिफरेशन करवा रहा है। मेरी बात समझे? तो आप होता क्या है, देखिए ये टी लिम्फोसाइट से आपका, इस टी लिम्फोसाइट ने क्या कर दिया, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किए। क्या है वो सिग्नल मॉलिक्यूल, वो है आपका इंटरल्यूकिन 2 IL-2। अब देखिए जब इसने इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज किया तो ये भाई ऐसी पार्शियलिटी तो नहीं कराना ना कि मैं इस सेल से रिलीज हुआ हूं तो मैं इसी सेल पे बाइंड करूं। वहां तो कई सारी आपके क्या होने वाली है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होने वाले, टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होने, सबके ऊपर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। और जब सबके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो इसका रिस्पांस क्या होगा, जब ये सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया इसके सरफेस पे तो इसका रिस्पांस क्या है, आपका सेल का प्रोलिफरेशन करवाना। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे भाई, क्या फंडा है। अब क्या कब क्यों जरूरत पड़ जाएगी इसकी, जब कोई इन्फेक्शन ऐसा हो जाए कि इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, तो क्या चाहिए वहां पर, इम्यून सिस्टम को बहुत ही क्या करना, एग्रेसिव काम करना पड़ेगा। अब एग्रेसिव काम करने का तो क्या होगा, आपको बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। कौन से सैनिक, जो आपके अगेंस्ट फाइट करते हो, अगेंस्ट आपके फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं भाई, अपनी आर्मी को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आर्मी बढ़ा रहे हैं। कैसे, कि इसने इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज किया और जब इसने इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज किया तो उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है इस सेल के ऊपर, वो जैसे ही बाइंड कर रहा है वो एक सिग्नल है किस चीज का, कि आप भाई प्रोलिफरेशन करो, आप ग्रो करो, आप डिवाइड करो, आप मल्टीप्लाई करो। मेरी बात समझे आप? तो एक एग्जांपल आपका किस चीज का, आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। किस तरीके से, कि सेल है, सेल ने सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज किया और वो सिग्नल मॉलिक्यूल उसी सेल के ऊपर बाइंड करके उसी सेल के कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस ला रहा है। जैसे यहां पर आपने क्या देखा है, प्रोलिफरेशन आपने देखा। क्लियर? चलिए एक और बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जो आपकी कैंसर सेल होती है भाई, है ना, वहां पर भी आप कुछ इस तरीके के सिग्नल, कैंसर में होता क्या है कि आपका रेपिटेटिव डिवीजन हो रहा है सेल का। कि आप बात करें
यहाँ पर भी सेम चीज है आपका, क्या सेल डिवाइड करिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, रेगुलेटेड डिवीजन हो रहा है। रेगुलेटेड आपका डिवीजन होने वाला है सेल का, कि जितने नंबर ऑफ सेल हमें जरूरी हैं, जितने नंबर ऑफ सैनिकों की हमको जरूरत है, जब तक हमारा क्या इन्फेक्शन हम रिकवर नहीं करते, तब तक क्या दिख रहा है आपको, जब तक पैथोजन प्रेजेंट है तब तक क्या देख, आपने आर्मी में देखा होगा ना, आप डिप्लॉय कर लेते हैं कि भाई आपकी पाकिस्तान के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर आर्मी को डिप्लॉय कर लिया जाता है, वहां पर डिप्लॉय होता है, वहां एप्लीकेशन वहां नंबर बढ़ाया जाता है, किस वजह से, कि आप किसी दूसरी जगह से कहीं से उसको आपका बुला लेते हैं, आप डिप्लॉय कर लेते हैं आर्मी को। बट यहाँ पर क्या, आप डिप्लॉय तो नहीं कर सकते आप कहीं और की सेल को नहीं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेल को डिवाइड करो, आप जल्दी से डिवाइड करो और नंबर अपना बढ़ा लो। बट कैसा है ये, रेगुलेटेड है, जब जब क्या होगा, इनकी जरूरत होगी, तभी जाके क्या होने वाला आपको, इनका नंबर बढ़ने वाला है, मेरी बात समझे। बट आप कैंसर के केस में क्या होता है, आप अनरेगुलेटेड देखने वाले हो, अनरेगुलेटेड डिवीजन देखने वाले हो भाई, इसी को तो बोलते हैं, क्या होता है आपका, अनरेगुलेटेड डिवीजन होता है, कि भाई रेगुलेशन है ही नहीं, आप नंबर बढ़ाए जाओ। तो इस केस में क्या होता है आपका, जैसे आपका फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की हम पता है, एफजीएफ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या है, कि कोई कैंसरस सेल रिलीज कर रही है इसको, जब इसको मान लीजिए कोई ग्रोथ फैक्टर उसने रिलीज किया, फाइब्रोब्लास्ट में मत समझिए, आप ग्रोथ फैक्टर की बात कर लेते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को छोड़ दीजिए, है ना। इसने क्या कर रहा है, कोई ग्रोथ फैक्टर को रिलीज किया, मेरी बात समझे, ग्रोथ फैक्टर को रिलीज किया, तो वहां पर जितने भी कैंसरस सेल हैं उस एरिया में, उसको उनको क्या हो जाएगा, उनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, उनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो रिसेप्टर जैसे ही बाइंड कर देगा, तो ये क्या दे रहा है इनको सिग्नल, इसने भी सेम सिग्नल दिया आपका प्रोलिफरेशन का। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कंडीशन क्या हुई है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कि वहां पर जरूरत थी तब उनका नंबर बढ़ा, यहाँ पर भाई जरूरत भी नहीं है तब भी नंबर बढ़ रहा है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। समझ गए आप बात को, ये दो आपके कैसे कैसे हैं आपके, ये किसके एग्जाम्पल है आपके, ये आपके हैं किस चीज के, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया का देख लेते हैं भाई, देखो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, आपके जो बैक्टीरियल क्वांटम सेंसिंग के बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, ये कैसी आपकी ऑटोक्राइन लाइक, ये आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है इन अ पॉपुलेशन कंटेक्स्ट। ये कब होती है, कि देखिए पता क्या होता है, अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है, अगर उसका नंबर कम होगा, तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है वो भी कम होंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, कि बैक्टीरिया आपका क्या, हमने बैक्टीरियल कल्चर कर रहे हैं, और जब आप बैक्टीरिया कल्चर कर रहे हैं तो आपको क्या दिखने वाला है वहां पे, कि जो आपका जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो भी कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम है। मेरी बात को मतलब ये बेसिक आइडिया ले लीजिए, कि कम नंबर होंगे भाई, मतलब सेल कम है, तो वो सिग्नल मॉलिक्यूल भी कम होगा। लेकिन अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आपका रिलीज कर रहा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को। देखो व्हेन कंसंट्रेशन इज हाई, ऑटो इंड्यूसर्स बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑन अ सेम एंड नियर बाई सेल्स। मेरी बात समझे, जब इनका नंबर बढ़ा, किनका, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ गया, तो उनका क्या हो जाएगा, उसका जो कंसंट्रेशन है किस चीज का, उस सिग्नल मॉलिक्यूल का, उस सिग्नल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन में आपको क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। अब जब उन्होंने ज्यादा सिग्नल प्रोड्यूस किया, अब जब सिग्नल प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा किस चीज में, उनके रिसेप्टर पे। आपका कैसा है, कैसा रिसेप्टर हो, ऑटो क्राइन सिग्नलिंग यहाँ पर हो रही है, कि सेम टाइप की सेल सिग्नल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन्हीं के रिसेप्टर उन सेल के ऊपर प्रेजेंट है। उसके वजह से क्या देखते हो आप, कि वो ट्रिगर करते हैं किस चीज का, कुछ जीन एक्सप्रेशन का, जैसे मेक अ बायोफिल्म। दूसरा, आपका टॉक्सिन का प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, टॉक्सिन, ये पहले देख रहे हैं कि भाई अब हमारा नंबर बढ़िया, आप टॉक्सिन वॉक्सिन बनाओ, बाकी को आप किसी तरीके से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, बायोफिल्म बना दो, तो आप क्या हो जाए, उसे क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है इनको, बायोफिल्म से क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, आप देखोगे ड्रग रेजिस्टेंट ये लोग कई बार अचीव कर लेते हैं। तीसरा, आप करते हैं बिकम मोर इन्फेक्शियस, कि भाई जब तक क्या इनका नंबर कम है, माइनॉरिटी में है, तब तक ये कह रहे हैं कि आराम से बढ़िया चल रहा है, तब तक ये कुछ पंगा वंगा नहीं कर रहे हैं, जैसे ये मेजोरिटी में आएंगे, मेजोरिटी मींस इनका नंबर बढ़ेगा, इनकी सिग्नलिंग बहुत ही हाई सिग्नलिंग होगी, उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। और कई कई केसेस में क्या होता है, कि ये ग्लो भी करने लगती है भाई, ग्लो मतलब चमकना। आपने मतलब सी वगैरह समुद्र वगैरह में देखा गया है ये, कि बैक्टीरिया क्या है आपका, बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया आप देखोगे कि समुद्र क्या चमकने लगा है, क्यों चमकने लगा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मेरी बात समझे, कि क्वारम सेंसिंग है क्या, ये एक तरह की ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है,
जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, वो रिलीज करता है, उसके रिसेप्टर उसके ऊपर प्रेजेंट है, उस सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गई। और जैसे ही उस सिग्नल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, कुछ जीन एक्सप्रेशन को ट्रिगर कर देता है, जैसे मेक अ बायोफिल्म का बनाना, जो इनको प्रोटेक्ट करेगा किस चीज से, आपके ड्रग रेजिस्टेंट इनको दे रहा है। दूसरा, ये टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा, ये इन्फेक्शियस हो जाते हैं, मोर इन्फेक्शियस हो जाते हैं। चौथा, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो आप सी में, समुद्र में आप देखोगे कि वो क्या करते हैं, ग्लो करने लग जाते हैं जब उनका एक थ्रेशोल्ड नंबर उनका बढ़ जाता है। मेरी बात समझे? तो तीन बच्चों हमने तीन बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देखे हैं, किस चीज के, आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के। एक हमने देखा आपका टी लिम्फोसाइट का, कि किस तरीके से IL-2 इनका प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा, इन केस ऑफ कैंसर, कैंसर के केस में भी क्या होता है, जितनी आपकी कैंसरस सेल हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज करती हैं, उनके रिसेप्टर उनके पास प्रेजेंट होते हैं, और कैसे मॉलिक्यूल, कैसे सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, वो प्रोलिफरेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोलिफरेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि जो उनका रिस्पांस रहेगा, वो रिस्पांस कैसा रिस्पांस होगा, उनका प्रोलिफरेशन कराने में काम करने वाला है। तीसरा एग्जांपल हमने ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का देखा है, कौन सा, आपकी क्वारम सेंसिंग का, बैक्टीरिया के केस में, कि भाई एक जब इनका नंबर कम है, कम सिग्नल है, जैसे थ्रेशोल्ड या इनका कंसंट्रेशन ऑफ नंबर बढ़ेगा, तो ये क्या करने लग जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जीन का एक्सप्रेशन करने लग जाते हैं, जैसे बायोफिल्म का प्रोडक्शन करना, टॉक्सिन बनाना, आपका मोर इन्फेक्शियस आप बनना, मोर इन्फेक्शियस होना, या आपका कुछ एक चमकीले, कुछ चमकने वाले, ग्लो ग्लो करने लग जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब हम क्या करेंगे, शाइन करने वाले हैं, ग्लो करने लग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आ जाइए बात अब। और अब दूसरा सिग्नलिंग की बात करें हम भाई, पैराक्राइन सिग्नलिंग की। मैंने आपको बताया ऑटोक्राइन, पैराक्राइन जो सिग्नलिंग है आपकी, वो कैसी सिग्नलिंग है, आपकी लोकल सिग्नलिंग है। वो भाई बहुत बहुत ही क्या होने वाली है, एक सीमित दायरे में क्या होने वाली है, ये होती है। क्यों? क्योंकि एक तो एक कंसंट्रेशन ऑफ जो सिग्नल है आपका बहुत कम होता है, और ये डिफ्यूज क्या ज्यादा दूर तक डिफ्यूज नहीं कर पाती है, जिनकी उनकी हाफ लाइफ भी होती है, वो भी बहुत कम होती है। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं भाई, पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करें, तो आपका ये क्या है, आपके लोकल सिग्नल है भाई। और एडजेसेंट, जो आपके एडजेसेंट मतलब जो नेबरिंग सेल्स है, उन्हीं पे एक्ट करेगा, उन्हीं पे बाइंड करने वाला है। और सिग्नल कैसे आपके सेक्रेटेड हैं, फ्री हैं, और लो कंसंट्रेशन में होते हैं, इसीलिए क्या नहीं हो पाता है ये आपका, इसीलिए ये लोकलाइज सिग्नलिंग है। तीसरा, ये आपके शॉर्ट डिस्टेंस तक ही क्या कर जाती हैं, आपके मूव कर पाती हैं, डिफ्यूज हो पाती है। और सिग्नल क्या है आपका, सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम, कि भाई आप सिग्नल रिलीज हुआ, ऐसा नहीं है कि आप सालों तक पड़ा हुआ है, नहीं, वो बहुत ही फ्यू सेकंड की हम बात करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कुछ ही सेकंड में आपका क्या हो जाते हैं, आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। देखिए सिंपल सी, आप इसमें ऑटोक्राइन का, पैराक्राइन का मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो आपके यहाँ पर क्या रहने वाली है, सोर्स सेल, और जो आपकी रिस्पॉन्डर सेल है आपकी, ये आपके क्या होंगे, ये आपके डिफरेंट, सोर्स एंड रिस्पॉन्डर सेल्स आर डिफरेंट। ये कैसे आपके अलग अलग रहने वाली है भाई, दोनों आपका सोर्स हो या रिस्पॉन्डर हो, दोनों सेल आपकी क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में कुछ एग्जांपल देख लीजिए, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे आपके इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, ये सारे कैसे हैं आपके, आपने इन्फ्लेमेशन, वही मैं आपको बता रहा था, कि आपको किसी मच्छर ने काट लिया, आपको चींटी ने काट लिया, आपने देखा होगा वहां पर आपको रेडनेस सी दिख जाती है, रेड हो जाता है वहां पर, या वहां पर आपने देखा स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा बोलते हैं जिसको, एडीमा हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी। तो देखो बच्चों, वो क्या है आपके, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया आपका, आपका प्रोस्टासाइक्लिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, आपका हिस्टामिन हो गया, आपका सेरोटोनिन हो गया, ये सारे क्या हैं आपके, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिलीज होते हैं लोकलाइज, इसकी वजह से आपको जो रेडनेस वगैरह दिखती है, स्वेलिंग वगैरह दिखती है, वो आपको इन मॉलिक्यूल्स की वजह से दिखने वाली है। दूसरा, आपके जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, आपका थ्रोम्बोएक्सिन्स हो गए, आपका प्लेटलेट सिग्नलिंग हो गई है, ये क्या है आपका, ये सारा लोकलाइज सिग्नलिंग है। मेरी बात समझिए आप। ऑटो पैराक्राइन सिग्नलिंग में हमने देखा, जो सोर्स है, जो आपका रिस्पॉन्डर है, दे बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग सेल हैं, अलग अलग तरीके की सेल हैं। और क्या देखते हैं आप, बहुत ही लोकलाइज सिग्नलिंग हो रही है, वो सिग्नल की जो लाइफ है, बहुत ही हाफ लाइफ उनकी बहुत कम है, बहुत जल्दी वो डिग्रेड हो रहे हैं, इसीलिए इनका इंपैक्ट भी क्या रहता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इनका इंपैक्ट रहता है। इसके एग्जांपल में मैंने बताया, जितने आपके इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हो गए, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, आपका आपका प्रोस्टासाइक्लिन होगा, आपका ल्यूकोट्राइन्स होगा, ये सारे किस तरह के सिग्नल हैं, ये आपके लोकलाइज सिग्नल है, ये आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग का काम करेंगे। मेरी बात समझे? दूसरा, कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें, आपने देखा होगा भाई, मेरे कट यहाँ पे लगा तो यहीं पे ब्लड क्लॉट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं और क्लॉट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सिग्नलिंग भी आपकी कैसी है, आपकी लोकलाइज सिग्नलिंग है, और आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग है। मेरी बात क्लियर है? कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, आपके जैसे ग्रोथ फैक्टर्स की बात करूं,
जैसे आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की बात करें, ये भी आपका है, आपका न्यूरो नर्व ग्रोथ फैक्टर की बात करें, आपका प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की बात करें, आपके फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की बात करें, एफजीएफ की बात करें, ये कैसे हैं आपके सारे आपके ग्रोथ फैक्टर कौन से हैं? आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग के आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी के केसेस में कुछ गैसेस भी हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स, है ना? कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल आपके कैसे हो सकते हैं? गैसियस सिग्नल मॉलिक्यूल्स। कुछ गैसियस सिग्नल मॉलिक्यूल भी होते हैं जो एज आपके कैसे सिग्नल काम कर रहे हैं? आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग की तरह काम करते हैं। जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये बोथ आपके कैसे हैं? आपके ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो गैसियस नेचर के हैं। तो ये भी आपका क्या करेंगे? लोकलाइज ही सिग्नलिंग करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत दूर तो क्या नहीं हो रहे हैं? आपके डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया में, लोकलाइज एरिया में डिफ्यूज होंगे और वहां अपना इम्पैक्ट डालेंगे। क्लियर? अब मैंने आपको बताया दूसरी आपकी क्या होती है? आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग की हम बात कर सकते हैं, किस चीज की? आपकी सिनेप्टिक सिग्नलिंग की। कभी-कभी मैंने बताया आपको, इसको अलग भी रखा जाता है, एक अलग कैटेगरी में भी कई बुक्स में आप देखोगे। जैसे आपका एसिटाइल कोलिन सिग्नलिंग हो गई, आपका निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर सिग्नलिंग हो गई। आप एसिटाइल कोलिन का आपका एसिटाइल कोलिन आपका क्या है? आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है। इस सिग्नल मॉलिक्यूल क्या करता है? आपका निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। साथ ही साथ ये आपका बहुत शॉर्ट डिस्टेंस लोकलाइज, ये भी क्या करेगा? आपका साइनेप्स में जाएगा, वहां पे अपना काम निपटाएगा और फिर क्या हो जाता है? एसिटाइल कोलिन आपका सिग्नल सराइव फॉर अ शॉर्ट टाइम। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये भी आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग की कैटेगरी में आता है, या आपका ऑटोक्राइन सिग्नल की कैटेगरी में भी आता है कई बार। क्यों? जब आपका नर्वस दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नलिंग हो रही है, तो कैसे सिग्नल है? दोनों न्यूरॉन्स हैं भाई, तो कैसी सिग्नल हो? एक तरीके से वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गई। और कभी-कभी आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जब हम बात करेंगे कि न्यूरॉन ने सिग्नल रिलीज किया, वो किसी मसल पे जाके एक्ट कर रहा है, तो वहां पर आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग की हम बात करेंगे। तो और ये भी बात, आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसके शॉर्ट लाइफ हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है। और क्या है? रेगुलेशन कैसे हो रहा है इनका? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज यहां पर काम करेगा, जो क्या करने वाला है? आपका डिग्रेड करेगा उस एंजाइम को, उस एंजाइम को नहीं, सॉरी, उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड करने वाला है। मेरी बात समझे आप? क्या हो रहा है कि आपकी, ये देखिए आप, मैंने बताया ना आपको, एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या आपकी, ये आपकी सिनेप्टिक वेसिकल्स है, लिखा हुआ है यहाँ पर, मेंशन है, ये आपकी सिनेप्टिक वेसिकल्स है। इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको हम डिटेल में भाई नर्वस सिस्टम वाले, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे, या एक्शन पोटेंशियल जब देख रहे होंगे, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्या होगा कि सिग्नल आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन आपके सेल के अंदर बढ़ेगा, और जिसकी वजह से आप क्या देखने वाले हो कि जो आपके सिनेप्टिक वेसिकल हैं वो फ्यूज हो चुके हैं, किसके साथ में? वो फ्यूज हो गए हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, और जिसकी वजह से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गए? एक्सोसाइटोसिस हो गए, इनके सेल से बाहर आ चुके हैं। और ये कहां बाहर आ चुके हैं? ये आपके सिनेप्टिक क्लिफ्ट में, जो आप बोलते हैं ना क्लिफ्ट मतलब खाई, दो, एक न्यूरॉन्स और मसल के बीच में, मान लीजिए, या दो न्यूरॉन के बीच में जो आपका गैप है, उसको हम सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोल रहे हैं। ये आपका एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो रिसेप्टर, आपने सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, वो बाइंड करेगा किसमें? आपके रिस्पॉन्डर सेल के ऊपर। अब वो रिस्पॉन्डर सेल आपकी क्या हो सकती है? कोई न्यूरॉन हो सकता है, वो रिस्पॉन्डर सेल आपकी क्या हो सकती है? कोई मसल सेल हो सकती है। मेरी बात समझे? तो इस तरीके की सिग्नलिंग होगी। अब ये कैसे है? जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन थोड़ा जिद्दी टाइप का है भाई, कि कई कई केसेस में आप क्या देखोगे, हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन अपने आप ही क्या हो रहा है? डिग्रेड हो जा रहा है। बट ये थोड़ा जिद्दी है, तो इन जिद्दियों के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ आपको, जैसे होता नहीं, आपने देखा पब वब में देखा होगा आपने कि दो चार पैक लगा लिए, फिर क्या कर रहा हो कि नहीं नहीं मेरे को अभी डांस करना है, या मेरे को क्या करना है, अभी अभी नहीं जाना है। तो वहां पर क्या होगा? बाउंसर्स को बुलाया जाता है कि बाउंसर भाई इसको हटाओ, ये तो बहुत मामला खराबी कर रहे हैं, यहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है। उस केस में बाउंसर आएगा। यहाँ पर बाउंसर कौन है बताइए? यहाँ पर बाउंसर है आपका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो यहाँ पर क्या होगा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज आएगा। एसिटाइल कोलिन है, और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करेगा इसको? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या कर देगा? इसको डिग्रेड करने में हेल्प करेगा। समझे आप बात को? कि एसिटाइल कोलिन क्या जिद्दी टाइप बनाई है कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तो इसको बाउंसर बुलाया गया। बाउंसर कौन? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो क्या करेगा? जितने भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, इस खाई में बोले, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जितने भी एसिटाइल कोलिन है, एक टाइम के बाद उनको डिग्रेडेशन कर देगा।
अदरवाइज क्या होगा, इस सेल को क्या मिलता रहेगा, अगर डिग्रेड ना करे तो कंटिन्यूस स्टिमुलस मिल रहा है। उस कंटिन्यूस स्टिमुलस को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो आपका क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को रिमूव कर देगा, ताकि वहां पर फिर कैसी कंडीशन बन सके, नॉर्मल कंडीशन बन सके। मेरी बात समझे आप? आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आपके पास क्या है, हमारे टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करते हैं, मैसेज आप कर सकते हैं। बच्चों कोशिश ये करिए कि जिस फैकल्टी से क्या आपका कुछ क्वेरी है उसको आप प्राइवेट पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो जल्दी से क्या होगा, आपका रिसीव हो जाएगा, वो क्वेरी आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अब आ जाइए भाई, आप एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें, एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो अब आ गई कौन सी बात, कि यहां से लेके मतलब बोलते ना क्या है, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली बात हो गई, कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक क्या करेगा, ये ट्रैवल करने वाले। बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रैवल करने वाले आपके कहां पर, आपके एड्रेनल ग्लैंड में। आपके कहां ये ट्रैवल करने, आपके थायराइड ग्लैंड के पास ट्रैवल करने वाले। ये आपके ट्रैवल करने वाले कहां पर, आपके पैंक्रियाज के पास ट्रैवल करने वाले, ये आपकी टेस्टिस के पास ट्रैवल करने वाले। तो ये आप देखने वाले क्या चीज, ये सारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग में आता है। जो आपका इसको हम डिटेल में कहां देखने वाले, एनिमल फिजियोलॉजी में पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां पे बहुत ही मजा आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर देख लो आप, ये कैसे आपके लॉन्ग डिस्टेंस कि कहीं सिग्नल रिलीज हुआ और कहीं एक्ट कर रहा है, उसका रिस्पॉन्डर बहुत दूर है। दूसरा, ये सिग्नल आपके कैसे होते हैं, प्रेजेंट फॉर एवरीवन। ये सिग्नल क्या है, आपके हर सेल के पास जा रहा है, बट वही एक्ट करेगा कौन, जो कैसा होगा, जो कॉम्पिटेंट होगा, जिसके पास उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हैं आप बात को, कि कॉम्पिटेंट सेल ओनली रिस्पॉन्ड, कि जो आपकी कॉम्पिटेंट सेल है वो इस सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स कर पाएगी, इस सिग्नल के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर पाएगी। दूसरा, जो आपके नॉन कॉम्पिटेंट सेल हैं उनको भाई पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। समझ रहे हैं बात को, क्या हो रहा है यहाँ पर कहानी, जो आपका एंडोक्राइन जो सिस्टम है या एंडोक्राइन जो सिग्नलिंग है, वो क्या आपका लॉन्ग डिस्टेंस की, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो ट्रैवल कर लेगा आराम से, और सबके लिए अवेलेबल है। पर उनको सिर्फ कौन रिसीव कर पाएगा, जो कॉम्पिटेंट होंगे। कौन कॉम्पिटेंट होंगे, जिनके पास उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होने वाले। ऐसा नहीं है कि ब्लड में तो आपका एसीटीएच भी रिलीज कर रहा है, एसीटीएच भी प्रेजेंट है आपका, टीएसएच भी प्रेजेंट है आपका, एफएसएच भी प्रेजेंट है आपका, एलएच भी प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने अपने क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने ग्लैंड पे काम कर रहे हैं। अगर एसीटीएच के बारे में बात करें तो वो अपना आपका एड्रेनल ग्लैंड पे काम कर रहा है, आपका टीएसएच की बात करें थायराइड ग्लैंड पे काम कर रहा है, आप एफएसएच और एलएच की बात कर रहे हैं वो टेस्टिस और ओवरीज में काम कर रहा है। क्लियर? और अब यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत दूर जाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए क्या, हाई कंसंट्रेशन में क्या चाहिए होगा, आपका सिग्नल चाहिए और स्टेबल चाहिए और सेक्रेटेड आउटसाइड, कि भाई सेक्रेट हो जाए, कंसंट्रेशन सिग्नल का बहुत ज्यादा हो ताकि बहुत दूर तक जा सके, और स्टेबल हो, ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर की तरह के थोड़ी देर में क्या होगा, अपना गायब हो गया। मेरी बात समझेंगे कि बहुत दूर तक क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो क्या है, आप समझिए ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपना सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज किया कहां पे, ब्लड में, ये ब्लड स्ट्रीम में है। ब्लड स्ट्रीम के बाद भाई वो सिग्नल मॉलिक्यूल पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है, बिल्कुल चौड़े में, चौड़े में वो घूमा। तो अब वही सेल क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगी, जिनके पास क्या है, आपकी कॉम्पिटेंट है, जिनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये आपका क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। क्लियर है भाई? अब देखिए क्या कहानी है इसकी। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में आपकी बात करें, मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं, थायराइड ग्लैंड की, एड्रेनल ग्लैंड की, पैंक्रियाज की, टेस्टिस की बात कर रहे हैं, हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात, जितनी भी ग्लैंड है ये सारे उसके एग्जांपल है। समझे? और अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है भाई, एंडोक्राइन सिस्टम आप समझ चुके हैं कि बेसिकली है क्या, कोई हार्मोन रिलीज करने वाली कोई ग्लैंड होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, जो अपना हार्मोन को रिलीज करने वाली ब्लड स्ट्रीम में, वो ब्लड स्ट्रीम में पूरा हार्मोन क्या करने वाला, सर्कुलेट होने वाला पूरी बॉडी में। उसके बाद जहां जहां उसके क्या है, रिस्पॉन्डर सेल है, जहां जहां के कॉम्पिटेंट सेल है, उन पर बाइंड करेगा और अपना क्या करेगा, अपना काम करवा लेगा। क्लियर? अब देखो एक टर्म आती है भाई, कि आपने हार्मोन की बात करी, आपने रिसेप्टर की बात करी, तो भाई आपस में वो बाइंड कर रहे होंगे ना। हमने बात करी कि जब आपका लाइगेंड अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है तो उसी के लिए एक कुछ आपकी क्या होती है, एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये क्या है आपका, के ए और केडी, के ए क्या आपका एसोसिएशन कांस्टेंट, और केडी आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट। मेरी बात समझिए, एसोसिएट मतलब जुड़ना, कि कितने स्ट्रांगली कोई आपस में जुड़ पा रहा है, दैट इज एसोसिएशन, जिसको हम किससे डिपेंड बता रहे हैं, हम के ए से। तो आपका कोई कितना अच्छे से जुड़ पा रहा है, क्योंकि आपके उनके बीच में जो सिग्नलिंग है, सॉरी जो इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, चाहे वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही होता है अधिकतर केसेस में, तो वो इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, जितना स्ट्रांग होगा उतने उसका डिसोसिएशन होने के, उसके हटने के चांसेस कम हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, कि कोई चीज कब एसोसिएट हो पाएगी, जब उनके बीच में स्ट्रांग क्या होगा, एसोसिएशन होगा। के ए जब अगर ज्यादा होगा तो के डी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्यों कम होगा,
कि जब वो बहुत अच्छे से बाइंड किया हुआ तो डिसोसिएट बहुत ही हो क्या हो अच्छे से नहीं हो पाएगा, बहुत हाई एनर्जी लगेगी उसको डिसोसिएट होने में। इस कंसेप्ट को आप जब एंजाइम काइनेटिक्स आप पढ़ रहे होंगे कहां पर, बायोकेमिस्ट्री में, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से आपका क्या होने वाला है, ये आपका डिस्कस होने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप बस बेसिक सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि केडी है क्या। या पहले हम के की बात करें तो के आपका कैसा है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या हम ऐसे भी लिख सकते के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/kd, हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपका जितना ज्यादा एसोसिएशन ज्यादा होगा उतना ही कम डिसोसिएशन होगा, कि आप कितने अच्छे से आप बाइंड कर चुके हैं उतने कम आप क्या करोगे, रिलीज हो पाओगे। दैट इज आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन की बात करूं, केडी की बात करूं मैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सिग्नल रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई 50% ऑफ रिसेप्टर्स, कि आपके 50% रिसेप्टर आपके क्या हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए किस चीज से, सिग्नल मॉलिक्यूल से। तो आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लीजिए कि आपके क्या है 100 रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, तो कितना कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ सिग्नल की जरूरत पड़े कि आपके 50 जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए, उन पे क्या हो जाए, सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड कर जाए, वो उसका क्या है, केडी वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मेरी बात को समझे आप, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई मैं, कि आपका जो केडी वैल्यू है, वो केडी वैल्यू है क्या, कि इतना नंबर, कितना नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिग्नल, कितना नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर कि आपका 50% आपके जो रिसेप्टर हैं वो ऑक्यूपाई हो जाए, दैट इज आपका केडी वैल्यू, है ना। और आपका हाई केडी वैल्यू का मतलब क्या है, कि आपको क्या चाहिए, डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, सिग्नल मॉलिक्यूल चाहिए, दैट मींस उसकी लो एफिनिटी है। अगर केडी मतलब ज्यादा चाहिए, मतलब आपका आधा 50% ऑफ रिसेप्टर अगर बहुत का आपका केडी अगर वैल्यू ज्यादा जा रही है, केडी वैल्यू ज्यादा मींस आपके बहुत ज्यादा सिग्नल मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है, दैट मींस जो एसोसिएशन है, जो एफिनिटी है आपकी किसकी, आपके हार्मोन की या आपके सिग्नल की रिसेप्टर से, आपके लाइगेंड की रिसेप्टर से, वो क्या होने वाली, लो एफिनिटी होगी। तभी तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए आपको, सिग्नल मॉलिक्यूल चाहिए उसको बाइंड करने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। समझे आप बात को भाई। वहीं पर आपका क्या है, अगर आपकी लो केडी है, आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, बहुत कम कंसंट्रेशन में आपका क्या कर रहा है, आपका जो रिसेप्टर है वो आपका ऑक्यूपाई हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, आपका आपका लो केडी वैल्यू, उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं भाई। आ जाइए अब बात करते हैं हार्मोन की, सॉरी हार्मोन की नहीं, यहाँ पर तुम सिग्नल की बात करने वाले। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब आपके कैसे हैं, आपके लिपिड सॉल्युबल, आपके लिपिड सॉल्युबल हो गए हैं वो। अब जो लिपिड सॉल्युबल है, दूसरे आपके किस तरह कैटेगरी में आते हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आपके कैसे लिपिड इनसॉल्युबल। अब बेसिकली ब्रॉडली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आपका लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हो सिग्नल होगा, या लिपिड इनसॉल्युबल सिग्नल होगा। कभी कभी क्या करते हैं भाई, एक कैटेगरी और भी रख देते हैं हम लोग, आपके गैसियस हार्मोन, गैसियस सिग्नल मॉलिक्यूल की। गैसेस कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये आपके कैसे मॉलिक्यूल है, ये आपके गैसेस नेचर के हैं। तो आप समझ गए, एक आपका लिपिड सॉल्युबल है, एक लिपिड इनसॉल्युबल है। अब देखिए आप क्या देखते हैं, आप हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड, वो लिपिड की है। अब जो लिपिड सॉल्युबल होगा वो क्या कर जाएगा, वो पास कर जाएगा किस चीज को, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप समझ लीजिए, अब एक सेल है आपकी, ये सेल आपकी कैसी है, ये आपका सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है भाई, ये आपका साइटोसोल है ना। अब दो तरह कैटेगरी के हार्मोन हमारे पास, एक है लिपिड सॉल्युबल, एक है लिपिड इनसॉल्युबल। अब मान लीजिए कि अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, इट आपका नॉन पोलर हार्मोन है, और आपका लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है भाई, तो ये क्या कर जाएगा, हार्मोन बोले या सिग्नल बोले, तो सिग्नल क्या कर जाएगा, आपका मेम्ब्रेन को पास कर जाएगा, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कैसी है, आपकी लिपिड की बनी हुई है, लिपिड सॉल्युबल है तो इजीली क्या कर जाएगा, वो डिफ्यूज कर जाएगा। और वो डिफ्यूज कहां कर जाएगा, आपका साइटोसोल में भी डिफ्यूज कर सकता है, वो आपका डिफ्यूज कर सकता है डायरेक्टली न्यूक्लियस में भी। समझ रहे हैं आप बात को भाई।
तो ऐसे केसेस में आप देखोगे जो इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, तो आपको यहां पर तीनों कैटेगरी के रिसेप्टर मिलने वाले हैं। या वो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट हो सकता है, आपके पहले तो हम बात करें तो साइटोसोलिक हो सकते हैं रिसेप्टर, आपके साइटोसोलिक रिसेप्टर हो सकते हैं, दूसरे आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर हो सकते हैं, और तीसरा आपका ये आपका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? क्या है, आपका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो आपका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट हो सकता है, आपका या तो वो साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है, साइटोसोलिक हो सकता है, आपका न्यूक्लियस में हो सकता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है तो भाई उसको रिसीव करने के लिए कोई प्रेजेंट ऑलरेडी होना चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी आपका रिसेप्टर हो सकता है, आपका साइटोसोल में उसका रिसेप्टर हो सकता है, आपके न्यूक्लियस में भी रिसेप्टर हो सकता है। क्योंकि आपने क्या देखा है इस केस में, आपने देखा है कि क्या कर पा रहा है कि आपका रिसेप्टर क्या है, आपका जो मॉलिक्यूल है, जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो आपका क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है डायरेक्टली सेल के अंदर, आपका डिफ्यूज कर सकता है डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्लियर है भाई ये चीजें कि आपका कैसा वो नॉन पोलर नेचर का है, आपकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही कैसे होती है आपकी, सेमी परमेबल है, वो क्या जो आपके लिपिड सॉल्युबल है वो तो आपका डिसॉल्व हो गए, मतलब डिसॉल्व नहीं बोलेंगे, वो आपका क्या कर जाए, डिफ्यूज हो गया, क्या चले जाएंगे, सेल के अंदर चले जाएंगे। सिग्नल मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, तो ये डायरेक्टली रिसेप्टर यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, और डायरेक्ट न्यूक्लियस में भी जा सकता है, क्योंकि तीनों किस चीज की बनी हुई है आपकी, लिपिड की ये लेयर बनी हुई है। बट वहीं पे अगर मैं दूसरे केस की बात करूं भाई, वही सेम न्यूक्लियस, ये आपका साइटोप्लाज्म, अब इस केस में क्या है कि जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है आपका पोलर है, और आपका लिपिड इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है। इस केस में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ये भाई ना तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, अब पार करेगा इसका रिसेप्टर, अगर सपोज मान लीजिए अंदर है तो क्या करना है उस रिसेप्टर का, कोई काम है नहीं, काम देखने वाले हो। यहां पर क्या होगा, जो आपका रिसेप्टर जो प्रेजेंट होने वाला है वो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, ओनली सरफेस पे, और कैसा होगा कि वो मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। समझ गए हैं बात को? और यहां पर आप क्या देखने वाले हो कि जैसे आपका सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा कुछ इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होगी, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होगी, जिसमें आप क्या करेंगे, बात करने वाले हैं हम लोग, आगे देखेंगे उसको डिटेल में जब हम जीपीसीआर वगैरह इस तरह के रिसेप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका कुछ सेकेंडरी मैसेंजर का भी रोल देखोगे आप। आप सेकेंडरी मैसेंजर का भी यहाँ पर रोल देखने वाले हो। आप समझ लीजिए ना, मैंने कल भी मतलब जब क्लास चल रही थी उसमें मैंने एग्जांपल दिया कि भाई कोई रसूखदार लोग हैं जो मतलब विधायक है, मान लीजिए एमएलए है आपका, वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली आके बाहर किसी गेट कीपर को भी लेटर दे सकता है कि भाई एक काम करो, उस लेटर को पहुंचा दो कहाँ, डीएम ऑफिस के अंदर, डीएम साहब को लेटर दे देना। दूसरा, वो डायरेक्टली अंदर भी चला जाएगा और डायरेक्टली साइटोसोल मान लीजिए कि उसके डीएम के पीए को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पीए को भी वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, अपना लेटर दे सकता है भाई कि ये इस लेटर को क्या करो, डीएम तक पहुंचा दो भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचाया जाए। या आप देख सकते हैं वो डायरेक्टली क्या चला जाएगा, अंदर जाकर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल लेगा भाई कि हाँ क्या चल रहा है, ये काम क्यों नहीं हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप बात को, कि जो रसूखदार मतलब जिनके पास पावर है, पावर मीन्स कौन सी पावर, कि लिपिड सॉल्युबल है, वो डिफ्यूज कर रहा है, आराम से अंदर तक जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एमएलए का, एमएलए क्या कर सकता है, या तो बाहर किसी गेटमैन को बोलेगा हाँ भाई मैं जल्दी हूँ, ये आप लेटर को पहुंचा देना अंदर। दूसरा, उसका डायरेक्टली पीए को फोन कर सकता है, पीए को बोलेगा ये लेटर लेके जा अंदर पहुंचा। तीसरा, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करेगा, हाँ भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इस लेटर को देखो पकड़ो और इस काम को करवा लो। मेरी बात समझ रहे हैं? बट वहीं पर कोई आम आदमी है, आम आदमी मीन्स ये वाला सिग्नल मॉलिक्यूल, इसकी या इसकी पावर है अंदर जाने की, इसके अंदर पावर नहीं। क्या पावर नहीं इसके अंदर, इसके अंदर वो डिफ्यूजन की पावर नहीं है, ये लिपिड को सॉल्युबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप बात को? दोनों में एग्जांपल में आप समझे कि एमएलए डायरेक्टली आपको चाहिए, डायरेक्टली आपके बाहर गेट कीपर को भी बोल सकता है। दूसरा, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, आपका साइटोसोल की बात करूं, डायरेक्टली डीएम के पीए को भी बात कर सकता है। तीसरा, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात कर सकता है। वही सिग्नल मॉलिक्यूल की, इनकी पावर की बात करूं तो ये लिपिड सॉल्युबल है, ये आपका डायरेक्टली क्या करता है, रिसेप्टर पे भी बाइंड कर सकता है डायरेक्ट, या ये अंदर जाके क्या कर सकता है, साइटोसोल में भी बाइंड कर सकता है, और तीसरा ये न्यूक्लियस में भी जाके बाइंड कर सकता है। बट हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, कौन आम आदमी, कॉमन आदमी की बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उसका भाई एक ही पाथवे है,
कि वो आप गेटकीपर को दे देगा, उसके चपरासी को दे देगा, पियोन को दे देगा। वो पियोन क्या करेगा, अंदर जाके सिग्नल मॉलिक्यूल जो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग की हम बात कर रहे हैं, वो करके लास्ट में वो लेटर आपका अंदर पहुंचने वाला है। मेरी बात समझे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए बच्चों फिर आगे देखा जाए। अब देखिए कुछ रिसेप्टर की बात करें, मैंने बताया आपको कुछ रिसेप्टर क्या प्रेजेंट है आपके, कुछ आपके साइटोसोल के ऊपर प्रेजेंट है ना? कुछ आपके सॉरी साइटोसोल में प्रेजेंट है, कुछ आपके न्यूक्लियर में प्रेजेंट थे, कुछ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके नॉन पोलर सिग्नल रिसेप्टर्स हैं, जो आपके कहां प्रेजेंट होने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होने वाले हैं। जैसे मैंने एनिमल के केस में बता रहा हूं आपको, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, आपका थ्रोम्बोक्सिन हो गए, आपके ल्यूकोट्राइन्स हो गए। तो एनिमल में आप क्या देखने वाले हो, ये सारे रिसेप्टर कहां प्रेजेंट हैं, देखो इनका मॉलिक्यूल जो है आपका एमएलए ही है। एमएलए मींस लिपिड सॉल्युबल है, नॉन पोलर है, लेकिन इनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, आपके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हो, आपका थ्रोम्बोक्सिन हो, आपका ल्यूकोट्राइन्स हो। अब प्लांट्स की बात कर लीजिए, प्लांट्स की बात में हम बात करें तो कुछ जिब्रेलिक एसिड की बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, और ब्रासिको स्टेरॉइड्स की बात कर सकते हैं। इन तीनों की बात, इन तीनों भी छोड़ दीजिए बच्चों, ये दो तो आप इनको एलिमिनेट ही कर दो भाई हम, क्योंकि कुछ टाइम तक पहले तक इनको बात की जाती थी इस बारे में कि जो आपका जिब्रेलिक एसिड है, ऑक्सीजन है, हो सकता है इनके रिसेप्टर प्रेजेंट हो, बट अब ये बिल्कुल हो चुका है, तो इनको आप क्या कर दीजिए, इनको आप बहुत बड़ा वाला कट कर दीजिए। तो अब ब्रासिको स्टेरॉइड्स जो हैं आपके, ये कैसा नेचर का है, इसके पास वो पूरी पावर है, कौन सी एमएलए वाली पावर है, लिपिड सॉल्युबल है, फिर भी इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होने वाला आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाला है। क्लियर है? आपको हमने नॉन पोलर बता दिए, नॉन पोलर में कुछ आपको ऐसा एग्जांपल दे दिए जिनके रिसेप्टर आपके कहां प्रेजेंट होने वाले हैं, आपके सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने वाला है, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाला है। एनिमल्स की बात करें तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, आपका थ्रोम्बोक्सिन्स हो गया, आपके ल्यूकोट्राइन्स हो गए, और एंड प्लांट्स की बात करें तो वेसिकोस्टेरॉइड्स जो हैं आपके, उनके रिसेप्टर आपके कहां प्रेजेंट है, आपके सेल सरफेस में प्रेजेंट है, जबकि वो आपकी पूरी पावर रखते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए नॉन पोलर की बात करें। नॉन पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के मोस्ट ऑफ देम आर स्टेरॉइड्स। जितने भी आपके सेक्स हार्मोन्स हो गए हैं, मेन क्या है इनका, ये सारे आपके कैसे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं, मतलब इनका जो प्रिकर्सर्स हैं, ये आपका कैसे है, आपके कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। समझ रहे हैं बात को? इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपका एल्डोस्टेरोन हो गया, आपके टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, आपका इग्निशियोन हो गया, आपका कॉर्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, आपके रेटिनोइक एसिड हो गया, आरए, ये दो आपके जो हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स तो नहीं है। आपका जो थायरोक्सिन है, ये आपका टायरोसिन डेरिवेटिव्स है, बट जो आपकी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, सेक्सुअल जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, ये कैसे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल नेचर के हैं, कोलेस्ट्रॉल नेचर के नहीं सॉरी, ये आपके कैसे हैं, आपके ये कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हैं, और ये आपके नॉन पोलर नेचर के। तो इनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, इनके रिसेप्टर आप मोस्टली देखने वाले हो या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, या आपके डायरेक्टली कहां प्रेजेंट होगा, ये आपके न्यूक्लियस में डायरेक्ट ये प्रेजेंट है। मेरी बात समझे? फिर मैंने बताया एक दूसरी कैटेगरी थी आपके गैसेस हार्मोन की। कुछ गैसेस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ और एनओ जो हैं आपके, इनके रिसेप्टर आप कहां देखोगे, इनके रिसेप्टर भी आप कैसे देखने वाले हो, या तो साइटोसोलिक होगा या आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है भाई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे आ जाइए फिर। कुछ आपके फिर न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो आपके कैसे एक्साइटेटरी, मतलब जो क्या करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने वाले हैं। तो आपका जैसा एस्पार्टेट हो गया, आपका ग्लूटामेट हो गया, ये क्या है, आपके कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो आपका एक्साइटेशन का काम करने वाले हैं। इसी में क्या होता है, कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होंगे, आपका ग्लाइसिन हो गया और आपका गाबा हो गया, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, आई थिंक गाबा है ना। तो ये दोनों क्या है, आपके ऐसे हार्मोन है जो आपका इनहिबिटरी काम करने वाले हैं। बच्चों एक और चीज है, आप इतना इसका इस बात का इतना स्ट्रेस मत लेना कि भाई इतने सारे नाम हो गए कैसे याद होंगे, क्या क्या होगा। बच्चों ये हमारी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको आपको क्या कराऊंगा, इसको कंठस्थ कराऊंगा, आपको रटा दूंगा। कैसे? जब हम इनके डीप में पढ़ रहे होंगे, अब बात जब हम आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे होंगे, तो आपको एक एक हार्मोन हम वहां पर बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके एक्शन, किस तरह का उसका मैकेनिज्म एक्शन है और क्या उसका इंपैक्ट रहने वाला है, वो डिटेल में देखने वाले हैं। फिर हम जब नर्वस सिस्टम देखेंगे, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर, एक ही न्यूरोट्रांसमीटर का हम रोल देखने वाले हैं। तो इतना डिटेल में हम देखेंगे, तो अभी आपको सिर्फ बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कहां किसकी बात हो रही है। दूसरा, कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की हम बात करें, जैसे आपका क्या हिस्टाडीन है, वो आपका हिस्टाडीन से क्या है, हिस्टामिन बना हुआ है। आपका से ट्रिप्टोफैन से आपका क्या है, सेरोटोनिन बना हुआ है। ऐसे आपका टायरोसिन से आपका क्या है, एपिनेफ्रिन हो गया। आपका टायरोसिन से आपके कुछ दो हार्मोन है, आपके नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ये आपका कैसे हार्मोन हो गए हैं, ये आपके ऐसे हार्मोन है जो आपके अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है, ये अमाइनो एसिड आपके बने हुए हैं। क्लियर है भाई? मेरी बात समझ रहे हैं?
आपका हिस्टाडीन से आपका हिस्टामिन बन गया, आपका ट्रिप्टोफैन से आपका सेरोटोनिन बन गया, टायरोसिन से आपका एपिनेफ्रिन बन गया, और टायरोसिन से आपके नॉन एपिनेफ्रिन और आपके डोपामिन भी क्या होते हैं, बनते हैं। कुछ आपके हार्मोन्स कैसे होते हैं, जो आपके पेप्टाइड नेचर के होंगे, कुछ अमाइनो एसिड की चेन्स होती है ना? जब हम बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन की, जब मैं बात करूं तो आप समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपके मिनिमम मतलब 49 अमाइनो एसिड से क्या होना चाहिए, लेस को हम पेप्टाइड हार्मोन बोल रहे हैं, और 49 से ऊपर जा रहा है तो हम प्रोटीन हार्मोन बोल देते हैं। कि अबव आपके 49 अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, तो ये आप पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो आपका क्या है, आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है जो टीआरएच, जो आपका कहां से होता है, आपकी हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। ऐसे आपके पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो एंटीडायरेटिक हार्मोन हो गया, आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। ऐसे आपका क्या है, प्रोलैक्टिन हो गया, आपका एंडोर्फिन हो गया, आपका एनकेफ्लिन हो गया, ये आपका क्या कुछ आपके कार्डियक सेल इसको रिलीज कर रहे हैं। इंसुलिन हो गया आपका, आपका इंसुलिन कौन कर रहा है, आपका पैंक्रियाज रिलीज कर रही है, बीटा सेल्स। ऐसे आपका एसीटीएच हो गया जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, और साथ ही आपका एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी आपकी क्या करने वाली, पिट्यूटरी से आपको ये हार्मोन रिलीज होता है। अब कुछ पेप्टाइड एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल की बात कर लो, जैसे आपका ग्लूकागॉन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, आपका कैल्सिटोनिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, इरिथ्रोपोइटिन हो गया, आपका इंसुलिन हो गया, आपका रिसेप्ट हो गया, स्पिरेक्ट हो गया। ये सारे आपके कैसे हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। जैसे ग्लूकागॉन का काम आप देखते हो कहां से, आपका अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है भाई, ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाने में काम करने वाला है। ऐसे ग्रोथ हार्मोन आपका क्या कर रहा है कि सारी सेल को ग्रो, इसके रिसेप्टर सारी सेल के ऊपर प्रेजेंट है। ऐसे आपका एफएसएच की बात करें तो ओवरीज की बात करें, टेस्टिस की बात करें तो इनके पास इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कैल्सिटोनिन आपका कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में काम कर रहा है। रिलैक्सिन आपका क्या है, आपका स्मूथ जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में काम करने वाला है। इरिथ्रोपोइटिन आपका क्या है, ये आपका आरबीसी का नंबर बढ़ाने वाला है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल है ताकि क्या हो सके, आरबीसी का नंबर बढ़ सके। आपका क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ये भी आपका ग्रोथ में काम करने वाले हैं। सेकंड आपका, अच्छा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन नहीं है बच्चों, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ना। दूसरा आपका रिसेप्ट हो गया, स्पिरेक्ट हो गया। आप इसको जब आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट का ये काम करने वाला है। आपका रिसेप्ट हो गया, स्पिरेक्ट हो गया, हम इसको वहां पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर? अब कुछ साइटोकाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में भाई, जैसे आपका इंटरल्यूकिन्स हो गया, इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, 6, 10, 13, ये क्या है आपके इंटरल्यूकिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके साइटोकाइंस हैं। ऐसे आपका इंटरफेरेंस की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे आपका क्या है, इन सबको हम कहाँ देखेंगे, जब हम इम्यून सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं, इम्यूनोलॉजी जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम इनको डिटेल में इन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसे आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, आपका ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, अल्फा, है ना। ये सारे आपके क्या है, साइटोकाइंस हैं। ये इंपैक्ट डालेंगे सेल के ऊपर, और कैसा इंपैक्ट डालेंगे वहां हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। ऐसे आपके कुछ क्या है, साइक्लिक एएमपी एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। आपका जो साइक्लिक एएमपी है ये भी एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। जब हम डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी में हम डिक्टोस्टेलियम आपका डिस्कोइडियम की जब हम बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से आपका जो ये है कौन, साइक्लिक एएमपी है, ये किस तरीके से एक सिंगल सेल को क्या कर रहा है, एग्रीगेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा जो साइक्लिक एएमपी है आपका प्राइमरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है और सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है। मतलब ये कैसा काम करेगा, आपका एक तरीके से प्राइमरी मैसेंजर का काम भी करने वाला है कि डैड खुद ही काम कर ले, और कभी कभी ये सेकेंडरी मैसेंजर का भी काम करने वाला है। जब हम क्या देखने वाले हैं, आप जीपीसीआर रिसेप्टर वगैरह जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से साइक्लिक एएमपी जो है आपका सेकेंडरी मैसेंजर का कैसे काम कर रहा है। अब देखिए भाई, आपकी जो रिसेप्टर की बात करी हमने, तो रिसेप्टर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जो साइटोसोल में प्रेजेंट है, उनको हमने एक नाम दे दिया भाई, एक परिवार में हमने उनको रख दिया, कौन सा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर में हमने उनको रख दिया। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर की जब मैं बात कर रहा हूं तो रिसेप्टर फॉर नॉन पोलर, नॉन पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल, जितने भी आपके सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे हैं, जो नॉन पोलर इन नेचर हैं, जो आपके मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, उन्हीं के रिसेप्टर तो आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे भाई। अब पोलर मॉलिक्यूल का रिसेप्टर अगर आपका साइटोसोल में प्रेजेंट है तो कुछ सेंस बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपका कौन सा, जो आपके कैसे मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो आपका डिफ्यूज कर सकते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उनके रिसेप्टर कहां, क्या बोल रहे हैं हमको, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर हम उनको बोल रहे हैं। और रिसेप्टर कैसे हैं आपके, या तो वो आपका साइटोसोल में प्रेजेंट होगा या आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाला है। सेकंड, जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है वो एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का समझते हैं क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये एक्सप्रेशन करवाते हैं किसी जीन का, ये जेनेटिक जीन एक्सप्रेशन करवाने वाले हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, वो मूव करेगा न्यूक्लियस के अंदर, किसी बाइंड करेगा किसी डीएनए के रीजन में, उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा।
अब देखिए न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास क्या होगा, एक तो लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी भाई, जिसपे आपका क्या करेगा, जिसपे आपका सिग्नल बाइंड करेगा, बाइंड करेगा। लिगेंड मतलब सिग्नल, तो लिगेंड बाइंडिंग साइट होनी बहुत जरूरी है। अगर लिगेंड बाइंडिंग साइट नहीं होगी तो कोई सेंस बनता है, नहीं बनेगा। दूसरा, इसमें कुछ हैविंग अ डीएनए बाइंडिंग साइट, डीएनए को भी बाइंड करने की इसके पास क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन करवा पाएगा, क्योंकि इसने तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करना है। ये बाइंड करेगा, इसके पास डीएनए बाइंडिंग साइट भी होगी। अब जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इसके पास, वो आपका कहां काम करेगा, आपका आपका हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट में क्या करेगा, वो डीएनए बाइंडिंग जो साइट है, वो डीएनए बाइंडिंग साइट क्या करके मूव करेगी न्यूक्लियस में, वहां पर बाइंड करने वाली है, किस पे, एचआरई पे, हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट पे बाइंड करने वाली है, और एक्टिवेट करवा देगी क्या चीज, उस हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट की तरह काम करेगी, उस जीन को एक्सप्रेशन का काम भी करने वाली, क्या करेगी ये आपका एक्टिवेट टारगेट जीन एक्सप्रेशन, ये टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा देगी। क्लियर? आगे बढ़े फिर थोड़ा सा देखते हैं भाई। अब देखो जो डीएनए बाइंडिंग साइट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपका कौन सी साइट होती है, आपकी जिंक फिंगर मोटिव्स, है ना। अब जिंक फिंगर मोटिव्स क्या है आपका, तो आप देखने वाले हो कि इसके कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए, एक जिंक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और ये आपकी कार्बन के साथ में क्या है, आपका बाइंड अप है। इसको इसके पास क्या होगा, एक पी बॉक्स होगा और एक डी बॉक्स होगा। अब जिंक फिंगर मोटिव का काम क्या है भाई, जो इसका पी बॉक्स है, ये इसको हेल्प कर रहा है क्या चीज, इसको डीएनए के बाइंड करने में, डीएनए बाइंडिंग जो साइट है यही है कौन, जिंक आपके जिंक फिंगर मोटिव्स। ये जिंक फिंगर मोटिव्स क्या कर रहे हैं, आपको देख रहे होंगे आप यहाँ पर, पी बॉक्स जो है, ये पी बॉक्स के थ्रू ये क्या कर रहा है, आपका डीएनए से बाइंड कर रही है, आपका डीएनए हो गया, ये डीएनए से बाइंड कर रहा है पी बॉक्स से, और डी बॉक्स क्या कर रहा है, इसको स्ट्रक्चरल हेल्प में प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर इसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? डीएनए बाइंडिंग डोमेन आपका प्रेजेंट होता है किस चीज में, जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स है। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि इसने एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करना है। ये पर्टिकुलर डीएनए के रीजन में जाके बाइंड करेगा, उस डीएनए को क्या, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एचआरई, हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट बोल रहे हैं। इस एचआरई पे ये बाइंड करवाएगा, कौन बाइंड करवाएगा, ये आपका जिंक फिगर मोटिव्स, इसकी जो पी साइट है ये आपको डीएनए को ग्रैब करके रखने में हेल्प कर रही है, और अब यहाँ पर आपका क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर जाएगा, और फाइनली क्या करवाएगा, आपका एक्सप्रेशन करवा देगा, किस चीज का, जीन का, कौन सी जीन का, हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट का, जो उस हार्मोन से रिस्पांस करना होगा, समझ रहे हैं बात को, तो ये उसका एक्सप्रेशन करवा देगा। मेरी बात समझे, किस तरीके से आप जिंक फिंगर मोटिव्स आपके काम करने वाले। अब कुछ इसका स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देख लेते हैं भाई। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस आपका जो आपका न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, एक एन टर्मिनल साइट होगा और एक आपका क्या होगा, सी टर्मिनल साइट होगा। ये क्या है आपकी एन और सी टर्मिनल, किसकी बात कर रहे हैं हम, कि एक तरफ आपका क्या होगा, अमाइन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप होगा, किसका, आपके अमाइनो एसिड का। दूसरा दूसरा आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एन और सी टर्मिनल तो आपको आइडिया होगा ना, कि एन टर्मिनल कौन सा, जिस तरफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और फिर यहाँ पर पेप्टाइड चेन जुड़ी होंगी, और लास्ट में क्या होगा, सी टर्मिनल जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अब इसके पास कुछ डोमेन होते हैं भाई, ए बी डोमेन हो गया आपका, सी डोमेन हो गया, डी डोमेन होगा, ई डोमेन हो गया, और एफ डोमेन हो गए। तो ए बी जो डोमेन है ये आपका वेरिएबल होता है, और ये आपका कहां प्रेजेंट है, एन टर्मिनल में प्रेजेंट है। समझ गए आप बात को, वेरिएबल है क्योंकि अब चेंज होता रहेगा, कि दूसरा हार्मोन का रिसेप्टर होगा तो वो अलग होगा, और क्या है, ये आपका एन टर्मिनल रिप्रेजेंट है। दूसरा, ये आपकी इसके पास एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, आपका उस साइड को क्या बोल रहा हम, सी साइड, सी डोमेन क्या है आपका, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। यहीं पर आपका जिंक जिंक मोटिव या जिंक फिंगर मोटिव्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास पी बॉक्स और डी बॉक्स प्रेजेंट है। वो पी बॉक्स और डी बॉक्स क्या करेंगे, आपके डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करने वाले। तीसरा, इसके पास क्या होगा, डी रीजन होगा। डी रीजन क्या है आपका, हिंज रीजन। इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल है भाई, कहां पर ये, डी रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने बताया ना, कि आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, तो भाई न्यूक्लियस, आप साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जाना वाला कंट्री चेंज करने वाली बात ही होती है। और हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, तो हमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत होती है। तो वो पासपोर्ट वीजा क्या है आपका, ये एनएलएस है। मेरी बात समझ रहे हैं, कि आपको साइटोसोल से न्यूक्लियस में जाना है, तो आपको वीजा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। वो पासपोर्ट क्या है आपका, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। वो कहां प्रेजेंट है आपका, आपके डी रीजन में प्रेजेंट है। और डी रीजन या डी डोमेन, सी डोमेन में क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है,
डी डोमेन क्या आपका एनएलएस वहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट है। और ई की बात करें तो यहां पर आपका जो लाइगेंड है, लाइगेंड बोलूं या सिग्नल मॉलिक्यूल बोलूं, वो यहां पर बाइंड करता है कहां पर आपके ई डोमेन में। साथ साथ इसके पास क्या है आपका साइट ऑफ डाइमराइजेशन। आप देखोगे अभी जब दो रिसेप्टर क्या करेंगे आपस में बाइंड करेंगे तो वो डाइमराइजेशन कर देते हैं। अब वो आपका हेटेरोडाइमर्स होता है, होमोडाइमर्स हो सकते हैं। सेकंड, ये को रिप्रेसर की तरह भी काम कर सकता है और ये को एक्टिवेटर की तरह भी काम कर सकता है। रिप्रेसर क्या होगा, जो रिप्रेस करवा देगा जीन का एक्सप्रेशन, और एक्टिवेटर का काम क्या है कि जीन एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई? क्या कहानी हमने समझी है। और एक इसके बाद एफ रीजन है, जो भी आपका क्या है, वो भी आपका वेरिएबल करता जाए, वेरी करता जाए, वेरिएबल रीजन है वो। सी टर्मिनल की तरफ भी ऐसा एक रीजन प्रेजेंट, जैसे आपके ए और बी टर्मिनल की तरफ प्रेजेंट था वेरिएबल रीजन, वैसे आपके सी की तरफ भी एक ऐसा रीजन प्रेजेंट है। तो क्या समझे हम, जो आपका रिसेप्टर है उसके पास क्या है, आपका ए बी सी डी ई एफ डोमेन है। ए बी डोमेन क्या आपका वेरिएबल डोमेन है, वेरिएबल डोमेन रहने वाला है, जो क्या करेगा, वेरी करेगा। सी डोमेन में आपका क्या है, आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जिसके थ्रू क्या है आपका, जो आप जिंक मोटिव जिंक फिंगर मोटिव्स की जो हम बात कर रहे हैं वो वहां पर प्रेजेंट है। वो वही हेल्प करने वाला है क्या, डीएनए के साथ बाइंड करने में। डीएनए के साथ बाइंड करेगा तभी तो एक्सप्रेशन कर पाएगा। और डी क्या है आपका, एनएलएस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। तो वो उसका पासपोर्ट वीजा है कि ताकि वो न्यूक्लियस में एंट्री ले पाए। ई रीजन की बात करें तो यहाँ ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जो भी सिग्नल आ रहा है सिग्नल ये तो बाइंड करेगा किस पे, ई रीजन पे। और साथ साथ इसमें साइट ऑफ डाइमराइजेशन होती है कि दो सिग्नल मॉलिक्यूल, दो रिसेप्टर आपस में कैसे डाइमराइज हो सके। ये आपके ये रीजन भी कहां प्रेजेंट है, आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। और साथ ही आपका ये को रिप्रेसर की तरह और को एक्टिवेटर की तरह भी काम करने वाला है। फिर आपका एफ रीजन है, वो वेरिएबल है, वो वेरी करेगा भाई अलग अलग रिसेप्टर में। मेरी बात समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फिगर है, इसको आप बहुत ही क्या, आप इसको समझें, इसको क्लियर करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली की, जब मैं बात कर रहा हूं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके दो टाइप है भाई, टाइप 1 और टाइप 2। अब किस बेसिस पे इनको टाइप 1 टाइप 2 कहा गया उसे जान लेते हैं। तो टाइप 1 में क्या है, जो रिसेप्टर आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है, आपके कुछ रिसेप्टर आपके क्या होते हैं, ये आपका होमोडाइमर्स होते हैं। टाइप 1 रिसेप्टर क्या है आपके, कौन से रिसेप्टर हैं, जो साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे और ये होमोडाइमर करेंगे। होमोडाइमर मींस एक जैसी दो सब यूनिट क्या करके आपस में बाइंड, होमो मींस सेम, दो सेम यूनिट आपस में डाइमराइजेशन कर रही है। इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा, एस्ट्रोजन का जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो आपका प्रोजेस्टेरोन का, इक्डियोस्टोन का होगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का होगा, मिनरलोकॉर्टिकोइड का है, ये सारे रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है। और ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, टाइप 1 रिसेप्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्लियर है भाई। सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूं तो टाइप 2 कैटेगरी। टाइप 2 क्या है, जो आपके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और ये डायरेक्टली क्या होते हैं, ये बाइंड होते हैं आपके किस चीज में, आपके हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट में, एचआरई में ये बाइंड होते हैं। एचईआर में नहीं, एचआरई, ईआर नहीं, एचआरई में ये क्या होगा, बाइंड होगा। एचआरई साइड पे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट साइड में ऑलरेडी बाइंड है भाई। और ये जो डाइमराइजेशन करेंगे ये आपका हेटेरोडाइमर करेंगे। वहां पर क्या बन रहा था आपका, यहाँ पर आपका होमोडाइमर बन रहा है, ये आपका हेटेरोडाइमर बनाने वाले। हेटेरो मींस दो अलग अलग कुछ यूनिट्स आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगी। क्लियर। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसके जैसे रेटिनोइक एसिड हो गया, आपका थायरोक्सिन हो गया, और विटामिन डी3 का क्या है, ये सारे आपके क्या है, इनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, इनके रिसेप्टर आपको कहां मिलने वाले हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले। क्लियर भाई। देखो हमने यहाँ पर न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में जान लिया, सिग्नल मॉलिक्यूल के बारे में हमने जाना है, पोलर नॉन पोलर हमने जाने, रिसेप्टर के बारे में हमने जाना, रिसेप्टर के बारे में हमने न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली के बारे में हमने जाना, जहां पर हमने अलग अलग डोमेन का अलग अलग फंक्शन हमने जाना। सेकंड, हमने न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के क्या जान लिए कि भाई इसमें भी दो कैटेगरी है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इज प्रेजेंट इन साइटोसोल, होमोडाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी एग्जांपल की बात करें तो जितने भी आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपका एस्ट्रोजन हो गया, आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया, आपका इक्डियोस्टोन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सारे कहां हैं, इनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, इनके रिसेप्टर आपको साइटोसोल में दिखने वाले हैं। सेकंड, दूसरी कैटेगरी आपकी आती है टाइप 2, जो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और ये ऑलरेडी आपका क्या हो सकता है, एचआरई रीजन में बाइंड है, आपके हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट में ये बाइंड है। सेकंड, ये हेटेरोडाइमर का फॉर्मेशन करने वाले। इसका एग्जांपल की बात करूं तो रेटिनोइक एसिड हो गया, आपका थायरोक्सिन हो गया आपका, और विटामिन डी3 हो गए, ये सारे कहां प्रेजेंट है, इनके रिसेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में भी कहां पे, ये एचआरई हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो ये आपके दो टाइप के आपके रिसेप्टर्स हो चुके हैं। अब रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल की बात करें तो आपका टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इक्डियोसोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं आपके कहां पर, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये आपका क्या है, टाइप 1 रिसेप्टर की बात हो रही है।
आपका कौन क्या एग्जांपल है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है आपका? एक सिग्नल मॉलिक्यूल है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से आया आपका? आपका अल्फा सेल ने रिलीज किया होगा। कब रिलीज किया? जब आपका किसका कंसंट्रेशन कम था? ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम था। अब कंडीशन आप समझ लीजिए भाई, जब नॉर्मल कंडीशन है तो आपका क्या है? आपका जो ये आपका जो आपका जो ये रिसेप्टर है, ये ऑलरेडी बाउंड है आपका किसके साथ में? ये बाउंड है आपका HSP प्रोटीन के साथ में। HSP 90। HSP 90 क्या है? आपके मॉलिक्यूलर शेपरॉन्स। मॉलिक्यूलर शेपरॉन्स को क्या कह रहा हुआ है? HSP 90 की बात करें, ये आपके क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर शेपरॉन्स। बच्चों इसी सेपेरॉन से हमने सीपीए प्रेप, सेपेरॉन पीपल एकेडमी में लिया है, यहीं से ये नाम आया है सेपेरॉन से ना। तो इसका काम क्या है भाई कि फालतू में ये एक्टिवेट ना रहे, ये इसको बांध के रख रहा है किसको? आपके रिसेप्टर को। पर जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है इसको बाइंड कर जाता है, किसको? आपके हार्मोन को बाइंड कर जाएगा। ओ सॉरी, हार्मोन को नहीं, रिसेप्टर को बाइंड कर जाएगा। जैसे आपके ये रिसेप्टर को बाइंड कर जाता है, इसने रिसेप्टर को इसने रिसेप्टर को बाइंड कर दिया, तो ये डाइमराइजेशन हो जाएगा। दो रिसेप्टर आपस में क्या करेगा? डाइमराइज हो गए। डाइमराइज होने का मतलब क्या है? कि दो सेम तरीके के, यहां पर कैसा बनेगा? यहां पर होमोडाइमराइजेशन हो रहा है। मेरी बात समझे आप? कि दो रिसेप्टर मॉलिक्यूल आपस में क्या करके बाइंड कर चुके हैं, और इस बाइंडिंग की वजह से क्या हो जाता है? जो एनएलएस सिग्नल है, आप बात करूं, यहां पर क्या होगा? एनएलएस सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल हो क्या हो जाता है? एक्सप्लोर हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है, मतलब बाहर दिखना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या हो गया? इसका वीजा दिखना लगा, इसका पासपोर्ट दिखने लगा, ये मूव कर जाता है आपका कहां पर? न्यूक्लियस में। अब जैसे ये न्यूक्लियस में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? ये अपना HRE, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, इसने अपने HRE पे बाइंड कर दिया। और HRE पे बाइंड कर रहा है तो क्या कर देगा? ये आपके साथ में एक और प्रोटीन को ये बुला लेते हैं, जो आपका HAT, हैट मतलब टोपी वाला हैट नहीं है ये क्या है आपका? हैट इज, हैट क्या होता है आपका? हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि दोनों रिसेप्टर ने क्या कर दिया? डाइमराइजेशन किया, होमोडाइमराइजेशन किया। होमोडाइमराइजेशन के बाद क्या किया इन्होंने? ये मूव कर गया न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका जो एनएलएस था, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल था, वो अब दिखने लगा है। मतलब वो पहले अंदर दबा हुआ रहा होगा, जैसे आपका क्या कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुए, वो एनएलएस बाहर दिखने लगा। एनएलएस बाहर दिखा तो ये मूव कर गया किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर मूव कर गया। और न्यूक्लियस के अंदर मूव करते इसने क्या कर दिया? बुला लिया, भाई हैट कहाँ हो, आ जाओ कम। समझ रहे बात को? हेड को बुला दिया गया है कि कम, हेड कम। हेड आया तो हिस्टोन क्या है? एसिटाइल ट्रांसफरेज है वो, और कहाँ एसिटाइलेशन कर रहा है? आपके हिस्टोन पे। अब देखते हो ना, ये जितना भी आपको ये डॉटेड दिख रहा है, दैट इज हिस्टोन। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो आप शायद अब आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। ये आप देख रहे हैं यहां पर कि क्या हो रहा है? कि जितने भी ये मॉलिक्यूल थे हिस्टोन के, इन हिस्टोन पे इसने एसिटाइलेशन कर दिया। ये जो आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, दैट इज एसिटाइलेशन। ये एसिटाइल ग्रुप इसने ऐड कर दिया। अब एसिटाइल ग्रुप को ऐड करने से पहले क्या हो गया? जब एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ किसके ऊपर? हिस्टोन के ऊपर। तो हिस्टोन जो आपका ये पहले डीएनए था, ये आपका कैसा था? हेट्रोक्रोमेटिक डीएनए था। डीएनए था। अब ये हेट्रोक्रोमेटिक डीएनए क्या हो जाएगा? यूक्रोमेटिक में। ये यूक्रोमेटिक में कन्वर्ट हो गया भाई। कैसे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ हैट। हैट ने क्या कर दिया? आपका हिस्टोन का एसिटाइलेशन कर दिया। इसने हिस्टोन का एसिटाइलेशन कर दिया, तो जो आपका हिस्टोन हेट्रोक्रोमेटिन था, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, आई थिंक कुछ तो परफेक्ट हो गया ये, ठीक है। चलिए हाँ। अब जो हिस्टोन था क्या था पहले? हेट्रोक्रोमेटिक था। हेट्रोक्रोमेटिक क्या होता है आपका? जो हेट्रोक्रोमेटिक क्या होते हैं आपके?
आपका हाईली कंडेंस्ड डीएनए होता है। हाईली कंडेंस्ड डीएनए, मेरी बात समझ रहे हैं? आपका कैसा है ये? हाईली कंडेंस्ड डीएनए, और हाईली कंडेंस्ड होता है तो नॉन एक्सप्रेसिव डीएनए। मेरी बात समझे? तो जो डीएनए था आपका हेटेरोक्रोमेटिक था, आपका हाईली कंडेंस्ड था वो। और हाईली कंडेंस्ड क्यों था? कि जो आपका हिस्टोन था और जो आपका डीएनए है उसके बीच में जो बाउंडिंग, जो आपकी बाइंडिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग थी। तो जैसे हिस्टोन का एसिटाइलेशन होगा आफ्टर एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन बाय वाया हेड, हेड ने जैसे इसका एसिटाइलेशन किया तो जो इसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग थी किसके बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच, सॉरी डीएनए और हिस्टोन के बीच में जो बाइंडिंग थी अब वो वीक पड़ गई। अब वो वीक पड़ गई तो ये जो आपका हेटेरोक्रोमेटिक डीएनए था आपका यूक्रोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। आपका लूजली पैक्ड हो गया। लूजली पैक्ड हो गया तो अब जब डीएनए खुला खुला सा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आराम से बाइंड कर देगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज सही से बाइंड कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा, एक्सप्रेसिव डीएनए। आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे भाई। और जो हम देखें तो जो ओवरऑल इस काम था, हेट्रोडाइमराइजेशन होना, मूव करना अंदर, हेट्रो नहीं सॉरी होमोडाइमराइजेशन होना, मूव करना अंदर, तो काम क्या था, आपके उस रिस्पांस एलिमेंट जो हार्मोन ने जो एक्सप्रेशन करवाना था किसी जीन का उसका एक्सप्रेशन करवाना। और कैसे करवाया, हेड मॉलिक्यूल आया, हेड ने इसको क्या कर दिया, डिकंडेंसेशन कर दिया, लूजली पैक्ड कर दिया, हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन बना दिया और उसका एक्सप्रेशन करने में इसकी हेल्प कर दी। मेरी बात समझिए आप? तो ये फंडा है भाई आपका किस चीज का, आपके टाइप 1 रिसेप्टर का। टाइप 2 रिसेप्टर की बात भी जान लेते हैं। टाइप 2 रिसेप्टर आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे बनाते हैं, आपका हेट्रोडाइमर बना रहे हैं, मतलब दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल मिलके आपका क्या बनाने वाले, एक मतलब दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल आपस में क्या होने वाले, डाइमर का फॉर्मेशन करने वाले। देखिए कैसे होता है, इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो रेटिनोइक एसिड हो गया, आपका थायरोक्सिन हो गया और विटामिन D3 आपके क्या है, इनके रिसेप्टर जो प्रेजेंट होंगे आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले हैं। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन है आपकी, ये आपका क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, पहले से ही क्या बैठा हुआ है आपका, थायराइड हार्मोन बैठा हुआ है, तो सॉरी थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बैठा हुआ है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, उसका रिसेप्टर है और उस रिसेप्टर के साथ में कौन बैठा हुआ है यहां पर, ये है एचडैक। एचडैक क्या होगा, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, समझ रहे हैं बात को। एचडैक क्या है आपका, हिस्टोन डीएसिटाइलेज है, ये डीएसिटाइलेशन कर देगा कि जितने भी इसमें एसिटाइल ग्रुप होंगे उन एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देगा भाई। जो हेड का काम है उसके एंटागोनिस्टिक के काम कर रहा है, हेड एसिटाइलेशन करता है, ये डीएसिटाइलेशन करके बैठा हुआ है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए जब ये डीएसिटाइलेशन कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए है आपका वो आपका हेट्रोक्रोमेटिन की तरह रहेगा। हेट्रोक्रोमेटिक डीएनए है भाई, मेरी बात समझे। अब समझ लीजिए आप बात को कि जो हिस्टोन पे एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आपका डीएनए बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में है ना। अब डीएनए कंडेंस है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो इसने रोका हुआ है क्या, एक्सप्रेशन को। अब देखिए क्या होगा, जैसे आपका आपका थायराइड हार्मोन आया है ना, दिस इज हार्मोन, कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। भाई थायराइड हार्मोन आया, थायराइड हार्मोन ने कहां बाइंड किया, अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया। अब रिसेप्टर पे बाइंड करते ही क्या बोलते हैं इसका नाम, जैसे थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर पे क्या कर गया, थायराइड हार्मोन बाइंड करके ये उसको भगा देता है, किसको, आपका डैक को, एच डैक को भगा देगा, डेसिटाइलेज को भगा दे रहा है। अब डेसिटाइलेज को भगा देगा तो आप क्या देखेंगे,
आप क्या देखने वाले हो कि एच-डैक जैसे ही भागा, पहले यहाँ देख लो आपको कोई एसिटाइलेशन नहीं है, आपका हैट आया, हैट ने क्या कर दिया? एसिटाइलेशन शुरू कर दिया। हैट ने एसिटाइलेशन शुरू करवा दिया, किस पे? हिस्टोन पे। अब जैसे ही हिस्टोन पे एसिटाइलेशन हो जाएगा, तो क्या होगा भाई? अब जो आपका डीएनए कैसा था? हेटेरोक्रोमेटिक डीएनए था, आपका डीएनए कैसा होगा? यूक्रोमेटिक डीएनए हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? आपका एक्सप्रेसिव हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे भाई। किसी को कोई डाउट तो नहीं इस चीज में? कि हमने आपके क्या है, दोनों हमने आपने दोनों रिसेप्टर्स देख लिए। हमने दोनों रिसेप्टर देख लिए हैं। आपका टाइप 1 रिसेप्टर, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने टाइप 1 रिसेप्टर, टाइप 2 रिसेप्टर के बारे में जाना। जो टाइप 1 है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके होमोडाइमर बना रहे हैं। आपके होमोडाइमर बनाने के बाद क्या करते हैं? वो आपके न्यूक्लियस में मूव करते हैं। न्यूक्लियस में मूव करने के बाद हेड को बुला रहे थे कि भाई हेड भाई आ जाओ, जरा काम कर जाओ, एसिटाइलेशन कर दो। आपका जो डीएनए मेरे से खुल नहीं रहा है, आप उस डीएनए को खोल दो एसिटाइलेशन करवाने के बाद। अब फिर आप टाइप 2 रिसेप्टर पे आ जाइए। ये आपके कैसे रिसेप्टर हैं? ये आपके हेटेरोडाइमर है। हेटेरोडाइमर क्यों है? क्योंकि वो अपने साथ एच-डैक को बिठा के लेकर बैठे हुए ना पहले ही। डाइमराइजेशन कैसे हो रहा है? एच-डैक और रिसेप्टर के बीच में आपका डाइमराइजेशन हो रखा है। तो आपके यहाँ पर आपको हेटेरोडाइमर दिखने वाला है। और हेटेरोडाइमर कैसा है? हेड क्या कर रहा है? डीएसिटाइलेशन कर रहा है कि जितने भी एसिटाइल ग्रुप है उनको रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से जो वहां का डीएनए रहेगा वो आपका कैसा रहेगा? आपका हेटेरोक्रोमेटिक डीएनए रहेगा, नॉन एक्सप्रेसिव डीएनए रहेगा। हेटेरोक्रोमेटिक होगा और नॉन एक्सप्रेसिव होगा, है नहीं? और यूक्रोमेटिक आपका क्या करने वाला है? फिर आपका आपका क्या होगा? जैसे ही वो भागा, जैसे ही उसका साथी आया, कौन साथी? आपका थायराइड हार्मोन आएगा, वो बोलेगा चलो चलो अब भाई तुम्हारा काम बहुत हो गया, अब तो हम अपने आप काम निपटा देंगे। तो जैसे ही आपका आपका क्या आया? थायराइड हार्मोन आया, उसने बाइंड किया अपने रिसेप्टर पे, वो भगा दे रहा है किसको? डीएसिटाइलेज को भगा देगा और हेड को बुला लेगा। अब जैसे हेड आया तो दोनों मजे से चिल कर रहे हैं। हेड को बोल रहा है भाई तुम एसिटाइलेशन करो, मैं अपना क्या बना देता हूँ, एचआरई जो रीजन है तो उसका मैं ट्रांसक्रिप्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आपको क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन हो जाएगा। क्लियर है भाई? आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है? आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है हमारी। तो बच्चों ये रहा हमारा, बहुत ही बेसिक्स में हमने समझा। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी कहाँ, ये सारे हार्मोन्स, ये सारे आपके साइटोकाइंस, ये सारे आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं, हम लोग चाहे डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम वहां पर इसको डिस्कस करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो आप कि भाई हार्मोन क्या है, रिसेप्टर क्या है, किस तरीके से सिग्नलिंग हो रही है। तो आज हमने बात कर ली भाई न्यूक्लियर सिग्नलिंग, जब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन जो आपका हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उनकी बात कर ली हमने, कि भाई रिसेप्टर आपके दो तरीके का टाइप 1 टाइप 2 रिसेप्टर है, उनका या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा या आप न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। साइटोसोल में प्रेजेंट है तो टाइप 1, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो टाइप 2। होमोडाइमर, हेटेरोडाइमर, ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो बच्चों अब इस बेसिस पे क्या है आपके, जिस जैसा आपका क्या होगा, जैसे आपका क्या है सिग्नल का नेचर है, अगर वो पोलर नेचर का है तो उसका कहाँ, उसके रिसेप्टर आपको हमेशा कहाँ दिखने वाले हैं, क्योंकि वो आपका लिपिड इंसॉल्युबल है, उसका रिसेप्टर आपको साइटो, उसके रिसेप्टर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल नहीं, उसके रिसेप्टर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला है, क्योंकि वो अंदर आ नहीं सकता, उसको बाहरी बात करनी होगी। और जब उसको बाहर बात करनी तो उसका ट्रांसडक्शन होगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन, जिसमें आप सेकेंडरी मैसेंजर का काम रोल देखेंगे। वो हम जब अभी कल या परसों, कल की क्लास में आई थिंक जीपीसीआर जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम और इसको डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे जो आपके लिपिड सॉल्युबल हैं, लिपोफिलिक जो है ना, जो लिपिड सॉल्युबल है वो क्या करेंगे, उसके आपके साइटोसोल में न्यूक्लियस में आपको रिसेप्टर मिलने वाले हैं, उसको हमने आज काफी डिटेल में हमने देखा। तो बच्चों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज क्या करो, आप क्लास को जब देख रहे हो तो क्लास देखिए, उसके बाद आप क्या करिए, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, नोट्स आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब